क्लास 10th आईटी का आखिरी यूनिट हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 आते हैं। चैप्टर नंबर 1 टू 12 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यूनिट नंबर 1, 2 और 3 में। यूनिट नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तीनों को ही हम वन शॉट्स में कवर कर चुके हैं। वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 को, जिसका पहला चैप्टर है हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। तो हेल्थ क्या होती है? अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है, तो उसको हम हेल्दी कह सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉय इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो कोई भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कौन होता है? जो किसी भी कंपनी में काम करता है। तो अगर कोई एम्प्लॉय फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है, तो उसको हम हेल्दी बोलते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ्टी वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉइज। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक कंपनी को अपने एम्प्लॉइज को एक अच्छा, हेल्दी और सेफ्टी वाला वर्किंग एनवायरनमेंट देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वही साफ सुथरी नहीं है, तो आप कैसे खुद फिट रह पाओगे और कैसे आप अच्छा काम कर पाओगे? तो आपको इस चैप्टर में लगेगा कि काफी ज्यादा ज्ञान वाली बातें हो रही हैं, और काफी आपको हो सकता है बोरियत भी फील होगी, यार बोर हो गए इसको पढ़ते पढ़ते। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा काम है आपको पढ़ना। ठीक है। सो और ये भी मत कहना कि भैया क्या कर रहे हो आप, मैं तो बस ये जो लिखा है वही पढ़ के बता सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही आसान चीजें हैं। आप केवल इनको सुनोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। So, health of an employee must be in good condition so that the employees of the organization will not suffer from any diseases. तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपको कोई भी डिसीज नहीं होगा और आप फिट रहोगे। क्लीनलीनेस एट वर्क प्लेस इज मैंडेटरी। साफ सफाई मैंडेटरी है। वर्क प्लेस मस्ट बी क्लीन इन मॉर्निंग बिफोर पीपल स्टार्ट वर्किंग। अगर आप मॉर्निंग में काम करने जा रहे हो, तो लोगों के काम शुरू करने से पहले सफाई हो जानी चाहिए। इफ इट इज नीट एंड क्लीन देन द पीपल विल फील हैप्पी टू वर्क एट द एनवायरनमेंट। अगर ये साफ सुथरा है तभी लोग खुश होकर वहां पे काम करेंगे। ठीक है। प्रॉपर एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, मतलब एसी लगा हुआ होना चाहिए, और क्लीन एंड कूल एयर वहां पे आनी चाहिए, ठंडी हवा आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद प्रॉपरली फिल्टर्ड वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आप अच्छा पानी नहीं पियोगे तो भी बीमार हो जाओगे। फ्रेश फूड कैफेटेरिया होना चाहिए, ताकि वहां पे आप अच्छा खाना खा सको, गुड क्वालिटी फूड मिल सके फॉर द एम्प्लॉइज। दिस विल हेल्प टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय। इससे क्या है कि एम्प्लॉय की हेल्थ अच्छी रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेंटेन अ क्लीन वॉशरूम फैसिलिटी। ये तो सिंपल सी बात है। इन गुड कंडीशन टू बी यूज्ड बाय द एम्प्लॉइज। तो अच्छा वॉशरूम होना चाहिए। सेफ्टी की बात करते हैं। सेफ्टी क्या होता है? द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेफ। सेफ होना चाहिए एनवायरनमेंट। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हैजार्ड्स एंड रिस्क। तो कोई भी रिस्क या फिर हैजार्ड नहीं होना चाहिए। रिस्क क्या होता है? मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स काफी अ, बेरहमी से या फिर बहुत ही केयरलेसली लगाई गई हैं। तो हम कोई भी प्लग वगैरह लगा रहे हैं कंप्यूटर का, तो वहां पे हमें शॉक लगे जा रहा है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए वर्क के लिए। हैज़ार्ड क्या होता है? हैज़ार्ड इज़ समथिंग दैट कैन कॉज़ हार्म टू पीपल। जिससे हमें कोई नुकसान हो, कोई चोट वगैरह लग जाए, उसी को हम हैज़ार्ड बोलते हैं। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज़िंग हार्म टू पीपल। तो किसी भी तरह की समस्या होने की जो संभावना होती है, उसको हम रिस्क बोलते हैं। A proper safety guidelines must be prepared by the company and it should be strictly followed। एक सेफ्टी गाइडलाइन इश्यू कराई जानी चाहिए कंपनी के द्वारा, और उसको सभी एम्प्लॉइज को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। At regular intervals, the safety procedures must be practiced by the employees। तो जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं बचने के, या फिर कह सकते हैं कि अच्छे से काम करने के जो प्रोसीजर्स हैं, वो लगातार प्रैक्टिस किए जाने चाहिए एम्प्लॉइज के द्वारा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। सो एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फील दैट दे आर सिक्योर्ड इन कंपनी कैंपस। तो हमें फील होना चाहिए कि हम कंपनी कैंपस में बिल्कुल सेफ और सिक्योर्ड हैं। सिक्योरिटी इज काइंड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनी पोटेंशियल हार्म। मतलब एक आजादी है किसी भी तरह के हार्म से। सिक्योरिटी एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एनवायरनमेंट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो सिक्योर है, तो आप सेफ महसूस करेंगे वहां पे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सेपरेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अलग होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, और होना भी चाहिए। दिस डिपार्टमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सिक्योरिटी सच एज पर्सनल सेफ्टी, कंप्यूटर सिस्टम सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एंड इक्विपमेंट सेफ्टी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें सेफ रखने की जरूरत है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए। तो इन सभी के लिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो सेफ होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाना चाहिए, जैसे कि लाइबिलिटीज कम होंगी, इंश्योरेंस भी कम होगा, और कंपेंसेशन भी।
ठीक है। दिस विल इंक्रीज द बिजनेस रेवेन्यू बढ़ेगा एंड विल रिड्यूस द ऑपरेशनल चार्जेस ऑफ द कंपनी, और कंपनी के ऑपरेशनल चार्जेस घट जाएंगे। अच्छा, ये लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा क्लास 10th में ही। सो लाइबिलिटी क्या होता है कि बोझ, एक तरह से जो कंपनी पे फालतू का जो खर्चा हो रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है। चलिए पॉलिसीज की बात करते हैं। तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने कुछ पॉलिसी क्रिएट की हैं जो कि एम्प्लॉइज के लिए हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है वो हेल्दी और सेफ रहे। ठीक है। सो हो सकता है एमसीक्यू में सिंपल डीओआईटी की फुल फॉर्म ही पूछ ले, तो आपको याद होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं छुड़वा दूं आपको कि आप ये मत पढ़ो, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अ हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ रिटन स्टेटमेंट बाय एन एम्प्लॉयर स्टेटिंग द कंपनीज कमिटमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉइज टू द पब्लिक। सो एक पॉलिसी जो होती है, हेल्थ सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो पॉलिसी होती है, वो एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाती है, यानी कि वो कंपनी के द्वारा दी जाती है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो रोजगार देता है लोगों को, जो बॉस होता है उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं। सो उसमें क्या होता है, कंपनी की कमिटमेंट होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज की प्रोटेक्शन करेगा। किस चीज में? हेल्थ में, सेफ्टी में और सिक्योरिटी में, और एम्प्लॉयज के साथ साथ पब्लिक की भी। इट इज एन एंडोर्स्ड कमिटमेंट बाय मैनेजमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज रिगार्डिंग देयर हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। So, a health, safety, and security program contains health, safety, and security elements of an organization and objectives which make it possible for the company to achieve its goal and protection of its worker at the workplace. So, अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वहां पे अपने वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो वो पॉलिसी बनाते हैं, जो वो प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने अपने कंपनी लॉज के अंदर कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट कर रखी है, कम से कम इतनी तो आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉइज के लिए। सो ईच एम्प्लॉयर और कंपनी शुड फॉलो दीज रिक्वायरमेंट्स। हर एक एम्प्लॉयर या फिर कंपनी को ये चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ कंपनी का एक अपना हेल्थ सेफ्टी और सिक्योरिटी कमेटी भी होनी चाहिए, जिससे कि वो लोग कंपनी में होने वाले हैजार्ड्स के बारे में पता लगा सके। अगर एक बार आप उन हैजार्ड्स को पता कर लोगे, तो उसके साथ हम बाद में कदम उठा सकते हैं उनको रोकने के लिए या फिर अपने एम्प्लॉइज को और सेफ और सिक्योर करने के लिए। रीजंस क्या है, हमें क्यों ये पॉलिसीज बनानी पड़ी? तो इससे क्या होता है, कंपनी की कमिटमेंट हमें देखने को मिलती है उनके एम्प्लॉइज की हेल्थ के लिए। साथ के साथ आपका जो बिजनेस है वो जो परफॉर्म कर रहा है, साथ के साथ आपकी सेफ्टी की जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉइज की, वो बराबर होनी चाहिए। उसके बाद इट क्लियरली स्टेट दैट कंपनी इज नॉट ओनली डूइंग बिजनेस फॉर प्रॉफिट्स बट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल हिज स्टेक होल्डर। तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रूव करता है कि कंपनी केवल पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं कर रही है, वो अपने एम्प्लॉइज का ध्यान भी रख रही है। कंपनी कैन कंप्लाई नेशनल पॉलिसी ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि ओएचएस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी दी है, उसको हम ओएचएस बोलते हैं, जिसपे कंपनीज रिलाई करती हैं या फिर उसी के अकॉर्डिंग कंपनीज काम करती हैं। तो आप याद रखना, ओएचएस की फुल फॉर्म आ सकती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। ओके। नेक्स्ट है इंजरीज एंड इलनेस ऑफ एम्प्लॉइज इज प्रिवेंटेड थ्रू सच पॉलिसी। तो इससे क्या है, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी इंजरी और इलनेस को हम रोक सकते हैं। क्लॉजेस इन आईटी कंपनी, तो आपका जो OH&S पॉलिसी है, उसमें कुछ क्लॉजेस हैं जो कि हर एक कंपनी को फॉलो करने चाहिए। स्पेशली हम आईटी कंपनी की बात करें तो क्या चीजें हैं, जैसे प्रोवाइड एडिक्वेट रिसोर्सेज टू एंश्योर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इन OHS परफॉर्मेंस। तो आप अच्छे रिसोर्सेज दीजिए अपने एम्प्लॉइज को, ताकि वो और बेटर परफॉर्म कर सकें और इम्प्रूव कर सकें OHS परफॉर्मेंस के अंदर। Next is comply with relevant OHS legal and other requirements applicable to the organization and drive for beyond compliance leadership। तो आप कोशिश कीजिए कि उतना तो आप कवर करें ही, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको तो आप कवर करें, साथ ही साथ और भी आप अपने आप में बेटर काम करें, ताकि आप जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे भी आप आगे निकल जाएं और एक तरह से आप लीडर बन जाएं। Set appropriate OHS objectives and targets and conduct periodic performance reviews। तो आप रेगुलरली एक परफॉर्मेंस का रिव्यू कराएं अपने एम्प्लॉय से कि ये सारे टारगेट्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नेक्स्ट इज adopt measures and processes that focus on the prevention of occupation related to accidents, injuries, illness and near misses
and strive to continuously improve such processes. तो आपको ऐसे मेजर्स और प्रोसेसेस अपनाने हैं जिनसे आप ऑक्यूपेशन में होने वाले एक्सीडेंट, इंजरी, इलनेस इन सब को रोक सकते हो। Next is ensure OHS awareness and build competency associated at all levels to handle individual OHS responsibilities. तो जितने भी आपके लेवल्स हैं, चाहे वो बिल्कुल लो लेवल का वर्कर हो, चाहे वो बहुत ही हायर लेवल का वर्कर हो, तो उन सभी को इसे फॉलो करना चाहिए और सभी को अपनी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्क प्लेस सेफ्टी हैजार्ड्स। तो हैजार्ड क्या होता है? हैजार्ड इज अ डेंजर और रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद समथिंग। तो किसी भी चीज से संबंधित किसी भी तरह का रिस्क या फिर डेंजर, उसको हम हैजार्ड बोलते हैं। समथिंग कैन इवन बी कंसीडर्ड अ हैजार्ड इफ इट वुड बी अ ट्रिगर फॉर कॉजिंग अनदर हैजार्ड टू बिकम प्रेजेंट। तो अगर किसी चीज से दूसरा हैजार्ड आ सकता है या फिर हो सकता है, तो उसको भी हम हैजार्ड बोलते हैं, which could hurt something or someone in the area. वर्कप्लेस हैजार्ड पोजेस पोटेंशियल हार्म टू पीपल एट वर्क। तो इससे लोगों को हानि हो सकती है एंड दैट कैन कॉज डैमेज टू द वर्क एनवायरनमेंट। और जो वर्क का एनवायरनमेंट है, जो चीजें हम यूज करते हैं अपने काम में, उसको भी डैमेज हो सकता है। हैजार्ड कुड कॉज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स एंड लॉसेस ऑफ प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं, तो जैसे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होती हैं, वहां पे बायोलॉजिकल और केमिकल रिस्क होते हैं। फार्मास्यूटिकल यहाँ पे नहीं कि जहाँ पे दवाइयां वगैरह बनती है, ठीक है? तो वहां पे बायोलॉजिकल और केमिकल रिस्क होते हैं वर्कर्स को। नेक्स्ट इज फिजिकल हैजार्ड्स आर प्रेजेंट एज वेल इन मेनी इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, एक्सट्रीम प्रेशर्स, नॉइजेस एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये सारी चीजें जहाँ पे होती हैं, वहां पे फिजिकल हैजार्ड होने की संभावना होती है। और साथ के साथ एर्गोनॉमिक हैजार्ड भी होते हैं, जहाँ पे रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं। यानी कि आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे वर्क प्लेस में मशीनरी इतना ज्यादा शोर या फिर इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस कर रही है कि जहाँ पे आप बैठे हो वो भी एरिया हिल रहा है, तो उसको हम एर्गोनॉमिक हैजार्ड बोलते हैं। ये काम होता है वेयर वर्क स्टेशन आर सेटअप हैफेजार्डली, यानी कि जहाँ पे वर्क स्टेशन को हम लापरवाही से या फिर बहुत ही साधारण पूर्वक बनाते हैं, तो वहां पर ये समस्याएं आती हैं। But it can be generalized that in all these classifications, there are always safety hazards that come up along with the highlighted workplace hazard. तो ये जितने भी आपके हैजार्ड्स हैं, इनके साथ साथ हमें सेफ्टी हैजार्ड भी देखने को मिलते हैं। यानी कि सिंपल, जैसे कि आप चलते चलते गिर गए, तो ये तो कहीं भी हो सकता है। तो इन सब चीजों से भी हमें बचना होता है। ठीक है, चलिए फिजिकल हैजार्ड्स की बात करें तो इट इज द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क से जो आपको रिस्क होता है, उसको हम फिजिकल हैजार्ड बोलते हैं, जैसे कि फ्लोर्स, फैसिलिटीज, वॉल्स एंड सीलिंग्स। तो फिजिकल हैजार्ड्स कुड आल्सो मीन वर्किंग विद मशीनरी एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड मशीन्स। तो हो सकता है आप मशीनरी या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन से काम कर रहे हो, वहां पे भी आपको फिजिकल हैजार्ड हो जाए। जैसे कि आप मान लीजिए किसी ने गलती से वायर को टच कर लिया, तो बिजली उसको फेंक देगी दूर, तो वो भी एक फिजिकल हैजार्ड है। फॉलिंग ऑफ हाइट्स, स्लिपिंग एंड ट्रिपिंग। सो आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हो या फिर फिसल रहे हो या फिर किसी चीज में टकरा के गिर रहे हो, तो वो भी एक तरह से समस्या का प्रतीक है। सो द रीजंस फॉर फॉलिंग आर एट्रीब्यूटेड टू फॉल्टी स्कैफोल्डिंग एंड लेडर्स। अच्छा, जो आपकी खराब सीढ़ियां हैं या फिर स्कैफोल्डिंग क्या होती है, आपने देखा होगा जब भी किसी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो बिल्डिंग के बाहर इस तरह से पिलर्स टाइप बना दिए जाते हैं जिन पे वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो अगर वो खराब है तो भी लोग वहां से गिर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी एंड स्लिपिंग और क्रैशिंग इनटू एनीथिंग दैट थ्रोज द वर्कर ऑफ बैलेंस। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, तो उससे आपको चोट लग सकती है। ट्रिप्स एंड स्लिप्स ऑकर राइट ऑन लोअर लेवल्स, पर्टिकुलरली ऑन फ्लोर। तो आपका जो ट्रिप्स एंड स्लिप्स है, ट्रिप का मतलब है आप किसी चीज में टकरा के गिर रहे हो एक तरह से, तो ये कब होता है? लोअर लेवल्स पे या फिर फ्लोर पे, आप मतलब जहाँ पे चल रहे हो वहीं पे ये चीजें होती हैं। ऑन रैम्प्स एंड एनी अनइवन सरफेस इन द वर्क प्लेस, जो मतलब प्लेन सरफेस नहीं है, तो आप गिर सकते हो। वेरियस इंजरीज रिजल्ट फ्रॉम सिंपली ट्रिपिंग ओवर थिंग्स एट वर्क, while many more accident occur when employees slip on floor from motor vehicles or from scaffolding or ladders. तो आप कब गिरते हो? जब आप कहीं पे काम कर रहे हो, लाइक आप चलते चलते कहीं किसी चीज में टकरा गए तब गिर जाओगे, या फिर क्या कहते हैं, फ्लोर ज्यादा चिकना है, ऑयल वगैरह फैल चुका है, तो वहां पे आप स्लिप कर जाओ, या फिर किसी मोटर व्हीकल पे हो, उससे ये प्रॉब्लम्स हो जाए। ठीक है, या फिर लेडर्स या फिर इसके फोल्डिंग्स खराब हो। टू अवॉइड फॉल्स एंड स्लिप्स, ऑल थिंग्स मस्ट बी अरेंज प्रॉपर्ली। सारी चीजों को हमें प्रॉपर्ली अरेंज करना चाहिए ताकि कोई गिरे ना। एनी स्प्लिट लिक्विड फूड और अदर आइटम्स जैसे पेंट्स मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन। ठीक है,
मेक श्योर देयर इज प्रॉपर लाइटिंग एंड ऑल डैमेज्ड इक्विपमेंट स्टेयरवेज एंड लाइट फिक्सचर्स आर रिपेयर्ड इमीडिएटली। तो कोई भी खराबी होती है तो उसको हमें तुरंत रिपेयर करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स में आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई वर्कर्स गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड और सफर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक एट वर्क। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से वर्कर्स को अपने वर्क पे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज ड्यू टू कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लाइव वायर्स और हैविंग इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू अ कंडक्टर। तो ज्यादातर क्या होता है, वर्कर लाइव वायर को टच कर देता है जिससे उसको झटका लग जाता है, या फिर कोई चीज उसने पकड़ रखी है, मान लीजिए एक लोहे की रॉड पकड़ रखी है, उससे वायर से कांटेक्ट हो गया तो वहां से भी उसको शॉक लग सकता है। So while not all electrical accidents lead to death, there are many life-threatening, severe and often permanent injuries that could result from it. तो जरूरी नहीं है कि डेथ ही हो इलेक्ट्रिकल शॉक से, लेकिन परमानेंट इंजरीज भी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एट वर्क द कॉमन कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स आर एक्सपोज्ड वर्न आउट वायरिंग, ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स, अनग्राउंडेड और फॉल्टी इक्विपमेंट एंड अनसेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो ज्यादातर क्या होता है, क्यों लगते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक, हमारे जो वायर्स हैं वो आ, अच्छे से इंसुलेटेड नहीं है, ठीक है, एक्सपोज्ड है और टूटे हुए हैं वायर्स बीच बीच में से। उसके साथ साथ आपने ओवरलोड किया हुआ है इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स को और ठीक से ग्राउंडेड नहीं किया है वायर्स को, तो उससे क्या है कि आपको शॉक लग सकता है। एम्प्लॉइज मस्ट बी प्रोवाइडेड बेसिक नॉलेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट को यूज करना आना चाहिए एम्प्लॉइज को अच्छे से। मस्ट ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस अबाउट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सच एज कीपिंग वाटर एंड फूड अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो आपको खाना और पानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से दूर रखना है, इस तरह की भी आपको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। टेक्नीशियन एंड इंजीनियर शुड कैरी आउट रूटीन इंस्पेक्शन ऑफ ऑल वायरिंग टू मेक श्योर देयर इज नो डैमेज और ब्रोकन वायर्स। तो टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिशियन को प्रॉपर बार बार चेक करना चाहिए कि कोई फॉल्टी वायर वगैरह तो नहीं है। फायर हैजार्ड्स की अगर हम बात करें, ईच एस्टेब्लिशमेंट मस्ट कंप्लाई विद हाउसकीपिंग स्टैंडर्ड्स टू एंश्योर फायर सेफ्टी। तो आपको अच्छे से हाउसकीपिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है ताकि फायर कहीं भी ना लगे। एवरीवन नॉट फॉलो सच रिक्वायरमेंट्स एंड दिस लीड्स टू एक्सीडेंट्स रिजल्टिंग टू फायर। तो हर कोई इन चीजों को फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से कई जगह हम देखते हैं कि आग लग जाती है। Such incidents not only damage the vital workplace equipment, stock and other items and building, it could also lead to injuries among its employees. तो देखो, प्रॉपर्टी का तो नुकसान होगा ही, आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं, आपका जो स्टॉक है, जो आपका एनवायरनमेंट है ऑफिस का, वो तो खराब होगा ही, साथ के साथ एम्प्लॉइज को भी इंजरीज हो सकती हैं। फायर को अवॉइड करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व सेफ्टी प्रिकॉशंस एट वर्क प्लेस। आपका जो वर्क प्लेस है वहां पे सेफ्टी प्रिकॉशंस दी जाती हैं कि आप अगर आग लगती है तो उससे कैसे बचना है। द होल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑल्सो हैव फर्स्ट रेस्पॉन्स एंड इमरजेंसी मिटिगेशन सिस्टम इन प्लेस। तो फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या होता है कि जैसे ही आग लगे तो आपको कहाँ निकल के भागना है, क्या करना है, तो वो सारी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही डिसाइडेड होनी चाहिए। Employees should be aware of all emergency exits, including fire escape routes of office building and also locations of fire extinguisher and alarms. तो fire extinguishers कहाँ पे रखे हुए हैं, इन सब की भी जानकारी एम्प्लॉइज को होनी चाहिए। हेल्थ हैजार्ड क्या होता है, तो पहले हेल्थ समझते हैं। सबसे पहले भी हमने समझा था, एक बार फिर से देखो। हेल्थ रेफर्स टू फिजिकल वेलबींग ऑफ द वर्कर्स एंड दिस इंक्लूड्स द कंडीशन ऑफ देयर स्किन, आईज, ईयर्स एंड ऑल बॉडी पार्ट्स। अगर आपके सारे बॉडी पार्ट्स फिट हैं तभी हम आपको हेल्दी बोलेंगे। But it also includes health situation of their respiratory and cardiovascular system and the nervous system. तो रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर और नर्वस सिस्टम की भी हेल्थ इसी के अंदर इंक्लूड होती है। Hazards are present in most workplaces that could impact any part of human body. तो ज्यादातर वर्क प्लेसेस में hazards होते हैं जो कि किसी न किसी पार्ट को हमारे डैमेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, नॉइजली मशीन और फैक्ट्री एनवायरनमेंट कॉज डैमेज टू द हियरिंग ऑफ वर्कर्स। तो मान लीजिए कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे काम बहुत ज्यादा शोर शराबे का है, तो वहां पे हमारे कानों में दिक्कत हो सकती है। एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट्स एंड टॉक्सिक फ्यूम्स एंड वेपर कुड डैमेज द आईज एंड नोज। अगर आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स को देखना पड़ता है आपको, जैसे कि कह सकते हैं वेल्डिंग वाली मशीन्स, तो वहां पे भी हमारी आईज को इफेक्ट हो सकता है। There are also more serious and long-term health issues arising from hazardous workplaces such as damage to the lungs because of the exposure to harmful chemicals. इससे भी खतरनाक चीजें हैं, जैसे कि हमारे लंग्स को डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। कहाँ पे होता है ये? केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर। पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हैजार्ड्स, तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्राइट लाइट सोर्सेज बिहाइंड द डिस्प्ले स्क्रीन कैन क्रिएट कॉन्ट्रास्ट प्रॉब्लम्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू क्लियरली सी योर वर्क। तो मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर आपका रखा हुआ है और कंप्यूटर के जस्ट पीछे कोई विंडो है
जिसमें से लाइट आ रही है बहुत ज्यादा, तो आप नहीं देख पाओगे ना अपने कंप्यूटर को, आप अपनी स्क्रीन को, अपने काम को ठीक से नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या होता है, हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। अप्लाई द फॉलोइंग पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो कुछ सॉल्यूशंस है, जैसे कि यूज ब्लाइंड्स और ड्रेप्स ऑन विंडोज टू एलिमिनेट ब्राइट लाइट, तो आप विंडोज पे कुछ ऐसी चीज लगाएं कि ब्राइट लाइट आपको आए ही नहीं। Blinds and furniture placement should be adjusted to allow light into room but not directly into the field of view, तो आप इस तरह से विंडोज को एडजस्ट कीजिए कि रूम में तो लाइट आए लेकिन आपके फील्ड ऑफ व्यू में लाइट ना आए, जो आप जो स्क्रीन को देख रहे हो वहां पे आसपास कोई भी डायरेक्ट लाइट नहीं आनी चाहिए। यूज इनडायरेक्ट और शील्डेड लाइटिंग, आप इनडायरेक्ट या फिर शील्डेड लाइटिंग का यूज करें जहां पॉसिबल है। एंड अवॉइड इंटेंस और अनइवन लाइटिंग इन योर फील्ड ऑफ विजन, आपके फील्ड ऑफ विजन में बहुत ही ज्यादा या फिर अनइवन लाइटिंग नहीं होनी चाहिए। आप एंश्योर करें कि लैंप्स में ग्लेयर शील्ड या फिर शेड्स हैं जिससे कि आप जो है, आपकी जो लाइन ऑफ साइट है उसमें कोई भी ग्लेयर या फिर डायरेक्ट लाइट नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, रीओरिएंट द वर्कस्टेशन सो ब्राइट लाइट्स फ्रॉम ओपन विंडोज आर एट राइट एंगल्स विद द कंप्यूटर स्क्रीन, तो कंप्यूटर स्क्रीन के अकॉर्डिंग राइट अच्छे से एंगल पे होनी चाहिए लाइट, ताकि स्क्रीन को इफेक्ट ना करे वो। High contrast between light and dark areas of computer screen, horizontal workspace and surrounding areas can cause eye fatigue and headache. इन सब चीजों से हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है और सर दर्द भी हो सकता है, तो इसलिए हमें लाइट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपने वर्क स्पेस के अंदर। ठीक है, चलिए हैजार्ड्स यूजिंग कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स को यूज करते हुए भी कुछ समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, जैसे कि while using computers include poor sitting postures और excessive duration of sitting in one position, अगर आप एक ही पोजीशन में बहुत ज्यादा समय तक बैठे हो और ठीक से नहीं बैठे हो तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। These hazards may result in pain and strain or making the same movement repeatedly can cause muscle fatigue, तो आपकी मसल्स में एक तरह से थकान हो सकती है और आपको दर्द भी हो सकता है। इन एडिशन ग्लेयर फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन कैन बी हार्मफुल टू द आईज, तो अगर रिफ्लेक्शन आपको आ रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन पे उससे फिर आपकी आई से पड़ रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम आपकी आईज में हो सकती है। स्ट्रेचिंग एट रेगुलर इंटरवल्स और डूइंग सम सिंपल योगा इन योर सीट कैन मिटिगेट सच हैजार्ड्स, तो आप इन हैजार्ड से कैसे बच सकते हो, अगर आप सिंपल थोड़ा बहुत योगा कर लेते हो बीच बीच में या फिर स्ट्रेच कर लेते हो तो आप जो है आसानी से इन चीजों से बच सकते हो। हैंडलिंग ऑफिस इक्विपमेंट्स, सो इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कैन रिजल्ट इन इंजरीज, और एग्जाम्पल दिया होगा कि शार्प एज्ड इक्विपमेंट इफ नॉट हैंडल प्रॉपर्ली कैन कॉज कट्स, अगर कोई चीज ऐसी है जिससे कट लग सकता है, अगर आप इसको ढंग से प्रयोग नहीं करोगे तो कट लग जाएगा। स्टाफ मेंबर शुड बी ट्रेन टू हैंडल इक्विपमेंट प्रॉपर्ली। ठीक है, जो चीजें बहुत ही सिंपल बहुत ही ऑब्वियस है और इनको मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है, इनकी केवल मैं रीडिंग करूंगा और आप समझ सकते हो, इतनी तो इंग्लिश आपको आती होगी कि स्टाफ मेंबर शुड बी ट्रेन टू हैंडल इक्विपमेंट प्रॉपर्ली, यानी कि स्टाफ मेंबर्स को हमें ट्रेन करना चाहिए कि वो इक्विपमेंट्स को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकें। तो इन चीजों को एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है। A relevant manual should be made available by administration on handling equipment, तो एक हमें मैनुअल टाइप एक गाइड बुक टाइप मिलनी चाहिए जिससे हम समझ सकें कि किस पार्टिकुलर इक्विपमेंट को कैसे हमें यूज करना है। हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स, तो अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करते हो उठाते हो या फिर कहीं लेके जाते हो विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर तो इससे भी आपको कोई हैजार्ड हो सकता है। सो ऑलवेज फॉलो अप्रूव्ड प्रोसीजर एंड प्रॉपर पोस्चर फॉर लिफ्टिंग और मूविंग ऑब्जेक्ट्स, तो एक अच्छे तरीके से अगर आप उसको उठाओगे और मूव करोगे तो आप उससे बच सकते हो। स्ट्रेस एट वर्क, तो इन ऑर्गेनाइजेशन यू में एनकाउंटर वेरियस स्ट्रेस कॉजिंग हैजार्ड्स, तो आपको जैसे वर्कलोड बहुत ज्यादा है उससे स्ट्रेस हो रहा है तो वो भी आपके दिमाग में असर डालता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स कैन बी स्ट्रेसफुल, सो कैन एग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स विद कलीग्स, तो मान लीजिए या तो आप बहुत ज्यादा समय तक काम कर रहे हो उससे स्ट्रेस होता है या फिर आपके जो कलीग्स हैं उनसे आपका कोई कन्फ्लिक्ट हो गया और लड़ाई टाइप हो गई तो उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। ऑलवेज लुक फॉर वेज फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद कलीग्स, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको तुरंत रिजॉल्व कीजिए। हैव सम रिलैक्सिंग हॉबीज फॉर स्ट्रेस अगेंस्ट लॉन्ग वर्किंग आवर्स, तो अगर आपका वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है 10 से 12 घंटे आप काम कर रहे हो तो कुछ हॉबीज जिनसे आपका माइंड रिलैक्स हो तो उनको आप अपनाइए। वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, सो पोटेंशियल हैजार्ड्स में इंक्लूड पुअर वेंटिलेशन, चेयर्स एंड टेबल्स ऑफ इनअप्रोप्रिएट हाइट, हार्ड फर्नीचर, पुअर लाइटिंग, स्टाफ अनअवेयर ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर और पुअर हाउसकीपिंग, तो ये सारी चीजें भी हैजार्ड्स के अंदर आती हैं कि आपके चेयर टेबल खराब है और कंप्यूटर की स्क्रीन बहुत ही ज्यादा नीचे है, मुझे ऐसे काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपकी हैजार्ड्स के अंदर आती हैं। ऑल्सो इंक्लूड फिजिकल और इमोशनल इंटिमिडेशन सच एज
बुलिंग और गैंगिंग अप अगेंस्ट समवन, जैसे अगर आप जैसे कॉलेज में आते हो तो अब तो बहुत कम हो गई है रैगिंग, लेकिन रैगिंग होती है तो उससे भी स्ट्रेस पड़ता है। अगर हम यहाँ पे ऑफिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं, तो सीनियर्स आपको ज्यादा डांट दे, जिससे आप अगर इमोशनली वीक हो तो आपको फिर प्रॉब्लम्स होंगी। The staff should be made aware of organization's policies to fight against all the given hazards related to working environment. तो स्टाफ अवेयर होना चाहिए और उस बारे में भी उनको पॉलिसीज बनानी चाहिए। हैजार्ड को कंट्रोल कैसे करते हैं? सो हैजार्ड दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड एट प्रायोरिटीज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एडिक्वेट एंड कंट्रोल मेजर्स। तो जो हम मेजर्स लेते हैं वो क्या है? टेक ऑल feasible measures to eliminate the hazard, for example by substituting or modifying the process। तो जिस चीज से समस्या हो सकती है हम उस चीज को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दें और बेटर बना दें तो काम बन जाएगा। इफ एलिमिनेशन इज इम्प्रैक्टिकल या फिर रिमेन्स इनकम्प्लीट, टेक ऑल feasible measures to isolate the hazard, for example instituting इंजीनियरिंग कंट्रोल सच एज इंसुलेटिंग नॉइज। तो जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को इस तरह से इंसुलेट कर दीजिए कि बाहर आवाज ना जाए। ठीक है, चलिए हैजार्ड कंट्रोल में आगे बात करते हैं। इफ इट इज टोटली इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट और आइसोलेट द हैजार्ड, इट्स लाइकलीहुड टू कॉज इंजरी शुड बी मिनिमाइज्ड। अगर आप हैजार्ड को नहीं हटा सकते हो तो आप कम से कम इतना करें कि उससे होने वाली इंजरीज कम से कम हो। So ensure that effective control measures are being applied, such as installing proper exhaust ventilation होना चाहिए, providing personal protective clothing and equipment that is properly used and maintained, and monitoring exposure among at risk workers। ठीक है, तो आप मॉनिटर करिए कि जो रिस्क में काम कर रहे हैं लोग, उनको कितना एक्सपोजर है एक पर्टिकुलर हैजार्ड के लिए। फॉर एग्जांपल उनकी आंखों पे रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, तो कितनी देर तक रिफ्लेक्शन आ रहा है और आप कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हो, तो ये सारी चीजों के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। सेफ्टी गाइडलाइंस की एक चेकलिस्ट है। स्टोर ऑल क्लीनिंग केमिकल्स इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स इन सेपरेट कबर्ड्स। ठीक है, तो आपके जो केमिकल्स हैं उनको टाइटली क्लोज करके रखिए कंटेनर्स में। थ्रो गार्बेज डेली, मेक श्योर ऑल एरियाज हैव प्रॉपर लाइटिंग, डू नॉट वियर लूज क्लोथिंग और ज्वेलरी व्हेन वर्किंग इन मशीन्स। तो मशीन से आप जब काम करते हो लूज आप क्लोथिंग या फिर ज्वेलरी ना पहने, क्योंकि वो अटक सकता है मशीन्स में और आपको भी खींच सकता है साथ में। नेवर डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल हु आर वर्किंग नियर अ फायर और विद सम मशीनरी टूल्स और इक्विपमेंट। आप उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना करें जो किसी भी मशीनरी या फिर इक्विपमेंट या फिर फायर से काम कर रहे हैं। वेयर रिक्वायर्ड वेयर प्रोटेक्टिव आइटम्स जैसे गॉगल्स, सेफ्टी ग्लासेस, मास्क, ग्लव एंड हेयर नेट्स। तो आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे चश्मे हो गए, ये सारी चीजें। शट डाउन ऑल मशीन्स बिफोर लीविंग फॉर द वर्क प्लेस। ठीक है, सारी मशीन्स को बंद कर दीजिए जब आप वहां से निकलो। डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स और स्विचेस। तो बिजली की चीजों से आप ना खेलें। डू नॉट ऑपरेट मशीन्स और इक्विपमेंट अंटिल यू हैव प्रॉपर्ली ट्रेन्ड एंड अलाउड टू डू सो बाय योर सुपरवाइजर। तो आप किसी भी मशीन या फिर इक्विपमेंट को ना छुएं, ना ऑपरेट करें जब तक कि आपको प्रॉपर्ली ट्रेन ना किया गया हो आपके सुपरवाइजर के द्वारा। रिपेयर टॉर्न वायर्स और ब्रोकन प्लग्स बिफोर यूजिंग एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर कोई भी वायर टूट गया है या फिर प्लग खराब हो गया है तो आप उसको तुरंत रिपेयर करें और यूज करने से पहले तो उसको रिपेयर करा लें। डू नॉट यूज इक्विपमेंट इफ इट स्मोक्स, स्पार्क्स और लुक्स अनसेफ। अगर किसी चीज में धुआं वगैरह निकल रहा है या फिर चिंगारियां निकल रही हैं तो आप उसको यूज ना करें। कवर ऑल फूड विद लिड, प्लास्टिक रैप और एल्यूमिनियम फॉइल। तो आपका जो खाना है उसमें केमिकल्स ना जाए, उसमें कोई भी चीज ना जाए, इसके लिए आप उसको प्रॉपर्ली एल्यूमिनियम फॉइल से पैक करके लाएं। जहाँ पे नो स्मोकिंग है वहां पे आप स्मोक ना करें। रिपोर्ट एनी अनसेफ कंडीशन टू योर सुपरवाइजर। अगर कोई भी आपको समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप सुपरवाइजर को बताइए। अगला चैप्टर है वर्क प्लेस क्वालिटी मेजर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सो पॉल्यूशन फ्री एयर चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ताकि लोग ठीक से सांस ले सकें। उसके बाद ज्यादातर आईटी कंपनीज में क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड एसी होता है ताकि टेम्परेचर अच्छा रहे और लोग अच्छे से काम कर पाए। वाटर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहे हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही हमारा जो वाटर है पॉल्यूट हो रहा है। उसके बाद जो पॉल्यूटेड वाटर है उससे हमें बीमारियां हो सकती हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना चाहिए और एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। आगे बात करते हैं एयर एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोसेस की। तो हम कैसे एयर और वाटर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हम एयर और वाटर के सैंपल पे कर सकते हैं। कैसे टेस्ट? जैसे कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट। तो टेम्परेचर एंड कंटेंट ऑफ सैंपल कैन बी इजीली मेजर्ड। एग्जाम्पल है कि जो गैसेस हैं हमारे एनवायरनमेंट में
उनकी हम परसेंटेज मेजर कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सो पीएच वैल्यू ऑफ वाटर को भी हम मेजर कर सकते हैं केमिकल एनालिसिस के थ्रू। और इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज स्टडीज। तो प्लांट्स पर, एनिमल पे जो पानी का या फिर हवा का इफेक्ट है उसको हम स्टडी करते हैं। द माइक्रोबियल इंडिकेटर्स आर यूज टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। हम माइक्रोबियल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, यानी कि माइक्रोब्स का यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर, जो कि हमें इकोसिस्टम की हेल्थ को मॉनिटर करके बताते हैं। क्लीन एयर और क्लीन वाटर के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको देख लेते हैं। सो एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ डस्ट, मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन सराउंडिंग एयर। तो इन सब चीजों से एयर पॉल्यूशन होता है। टू अवॉइड डस्ट प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर। सो हमें क्या करना है? डस्ट प्रोडक्शन को अवॉइड करना है, सॉलिड पार्टिकल्स के जनरेशन को अवॉइड करना है, या फिर जो हार्मफुल गैसेस हैं उनका जो निकलना है हमारी फैक्ट्रीज से, उसको मिनिमाइज करना है ताकि एयर हमारी क्लीन रहे। उसके बाद एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स इन द कैंपस कैन लीड टू द एयर पॉल्यूशन। तो आप ऑफिस के कैंपस में या फिर कंपनी के कैंपस में जब आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो व्हीकल्स का, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स टू अवॉइड एयर पॉल्यूशन। प्रैक्टिस अ नो व्हीकल डे इन एवरी वीक। तो हफ्ते में एक दिन होना चाहिए जिसमें नो व्हीकल डे बोले हम उसे। तो कोई भी व्हीकल उस पर्टिकुलर डे को नहीं यूज होना चाहिए। ओजोन प्रोड्यूस्ड इन द एयर कैन पॉल्यूट द एयर। तो एयर में जो ओजोन है वो एयर को पॉल्यूट करती है। मेनी टाइम्स इट इज कॉल्ड एज स्मोक। उसी को हम बहुत बार स्मॉग भी बोलते हैं, जो कि फॉग और स्मोक का मिक्सचर होता है। द जनरेशन ऑफ ओजोन गैस मस्ट बी केप्ट एट लो लेवल बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ओजोन का जो जनरेशन है उसको कम से कम हमें रखना चाहिए। गाइडलाइंस फॉर क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर में आगे हम पढ़ते हैं। सो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज पॉल्यूट द सराउंडिंग वाटर। तो ह्यूमन एक्टिविटी से ही हम पानी को पॉल्यूट करते हैं। द सीवेज और द वेस्ट वाटर कैन आल्सो कॉज द वाटर पॉल्यूशन। तो हमारे जो घरों से सीवेज का पानी निकलता है या फिर खराब पानी निकलता है, उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। टेक केयर दैट देयर वेस्ट इज नॉट मिक्स्ड विद द सराउंडिंग वाटर। तो जो अच्छा पानी है उसमें वेस्ट को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड मस्ट बी अवॉइडेड दैट कैन मेक द ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड। तो जब हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होता है। तो क्लीनलीनेस की क्या इंपॉर्टेंस है? तो भाई साफ सफाई तो होनी चाहिए। ऑल एरियाज मस्ट बी नीट एंड क्लीन। ईच एम्प्लॉय इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ देयर वर्क एरिया एंड ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज। तो हर एक एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होता है अपने वर्क एरिया को क्लीन रखने के लिए, और सभी के सभी टूल्स और इक्विपमेंट्स को भी। स्पिल्स एंड ब्रेकेज आर टू बी क्लीन्ड अप इमीडिएटली। तो कोई भी कहीं भी चीज फैल रही है या फिर कुछ भी टूट रहा है, तो उसको आप तुरंत के तुरंत साफ सफाई कर दीजिए उसकी। Spaces around machines and equipment should be kept clear and clean at all times to permit free movement। तो machines का free movement हो, इसलिए उसके आसपास का जितना भी स्पेस है उसको आप क्लियर और क्लीन रखिए हमेशा। फ्लोर्स should be kept clean and clear to prevent slipping and collision। तो फ्लोर्स जो है, हमारी फर्श जो है, उसको साफ और शुद्ध रखिए ताकि फिसला फिसली ना हो और धक्का मुक्की ना हो। ठीक है, चलिए। सो लाइटिंग फिक्सचर्स आर टू बी चेक्ड रेगुलरली टू परमिट क्लियर विजन। तो क्या है कि आपके जो वर्क प्लेस है वहां पे लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आप क्लियर विजन देख पाओ, यानी कि एक अच्छा विजन आपको मिले हर एक चीज का। Faulty light should be reported to the administration so that the building maintenance facilities can be contacted to rectify the situation। तो जैसे ही कोई लाइट खराब होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को आप रिपोर्ट कीजिए और तुरंत की तुरंत इसका जो है रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि वो चीज करेक्ट कर दी जाएगी। ऑफिस एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? एर्गोनॉमिक्स एक साइंस है कंसर्न्ड विद द डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग थिंग्स सो दैट पीपल कैन यूज देम इजीली एंड सेफली। तो हमारे वर्क प्लेस में जो चीजें होती हैं उनको ठीक से, इजीली और सेफली यूज करने से रिलेटेड जो साइंस है उसको हम एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी कि एर्गोनॉमिक्स में ये चीजें कवर होती हैं कि हम ऑफिस में कैसे ठीक से डिजाइनिंग कर सकते हैं ताकि हम लोगों को कोई भी इफेक्ट ना पड़े, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और हमें किसी भी तरह की समस्या ना हो। Applying ergonomics can reduce the potential for accidents, injury to improve performance and productivity। तो अगर हम ergonomics का यूज करेंगे तो कम से कम एक्सीडेंट और कम से कम इंजरीज होंगी और हमारी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ergonomics एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है और इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, या तो एमसीक्यू में या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए। इन एन ऑफिस सेटिंग द रिपीटिशन ऑफ सीमिंगली इनोक्यूअस टास्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉज एन इंजरी।
देखो, अगर आप कोई ईज़ी से भी ईज़ी यानी कि सीमिंगली इनोकस का मतलब है कि आप बहुत ही आसान काम भी कर रहे हो ना, बार-बार, तो उससे भी एक इंजरी हो सकती है। The resulting injuries can be physically painful and rehabilitation can be difficult and time consuming. तो जो आपकी इंजरीज हैं वो खतरनाक भी हो सकती है, पेनफुल हो सकती हैं और हो सकता है आपको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए। द फॉलोइंग ऑफिस एर्गोनॉमिक एम्फसाइज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्ली वार्निंग साइंस। तो कुछ वार्निंग साइंस आपके पास हैं, तो देखते हैं कुछ वार्निंग साइंस। तो जैसे कि सोर लोअर बैक है, तो आपका जो बैक का लोअर एरिया है वहाँ पे दर्द होता है, उसका कॉज़ क्या हो सकता है? नो लंबर सपोर्ट, कोई सपोर्ट ही नहीं है जो आप वहाँ पे बैठते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? बैक रेस्ट ऑफ चेयर को आप यूज़ करें या फिर कोई छोटा तकिया आप लगा लें वहाँ पे बैठने से पहले। नेक्स्ट है बर्निंग इन द अपर बैक, तो अपर बैक में आपको जलन हो रही है। इसका क्या रीज़न हो सकता है कि आपके चेयर में कोई अपर बैक का सपोर्ट नहीं है। जैसे अभी मैं थोड़ा-सा झुक के बैठा हूँ, लेकिन मुझे कुछ इस तरह से बैठना चाहिए ताकि मैं आपको ठीक से पढ़ा पाऊँ और मुझे भी थोड़ा कंफर्टेबली फ़ील हो पढ़ाते समय। तो चलिए नेक्स्ट है स्टिफ नेक, सोर शोल्डर्स, आर्किंग रिस्ट, ड्राई आईज एंड आई स्ट्रेन एंड सोर आईज। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हो, ये वार्निंग साइंस हैं, इनके कॉज दे रखे हैं और उनका सॉल्यूशन दे रखा है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनको खुद से पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी आपको पढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि ड्राई आईज है, क्यों होंगे ड्राई आईज? कि आप ब्लिंक करना भूल गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर हेल्थ एंड सेफ्टी टिप्स, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सेफ्टी टिप्स हैं हमारे पास, आइए देख लेते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर, सेवरल हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज रिलेटेड टू विजन, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज, बॉडी एक्स एंड पेन्स में अकर। तो कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि विजन में दिक्कत आ रही है या फिर आपकी मसल्स में पेन होने लग गया है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर को यूज करते करते हो सकती हैं। Many of these issues are preventable and if incurred are temporary. तो ये सारी चीजें टेम्परेरी होती है, ऐसे नहीं है कि परमानेंटली आप बीमार हो गए कंप्यूटर को यूज करने से, ऐसा तो नहीं होता है ना। दे कैन बी रिजॉल्व बाय अडॉप्टिंग सिंपल करेक्टिव एक्शन, तो आप सिंपल चीजों से ही इनको रिजॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स की। तो कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं? जैसे बॉडी पे हमारी, जैसे कि नेक हो गया, बैक, चेस्ट, आर्म, शोल्डर और फीट, तो यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर, अनकंफर्टेबल चेयर फॉर सिटिंग दैट इज नॉट एर्गोनॉमिकली करेक्ट व्हाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। तो जो चीज एर्गोनॉमिकली यानी कि साइंटिफिकली हमारे लिए करेक्ट नहीं है, तो उसी तरह से हम अगर उस पे बैठते हैं चेयर पे, तो उससे हमें बॉडी में पेन हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? पोजीशन योर कंप्यूटर सच दैट एंड ऑफ मॉनिटर शुड बी एट योर आई लेवल। तो मॉनिटर जो है वो हमारे आई लेवल पे होना चाहिए। जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं मुझे झुक के देखना पड़ रहा है मॉनिटर को या फिर ऐसे देखना पड़ रहा है। तो हमारे आई लेवल से मैच करना चाहिए मॉनिटर का लेवल। कीप द नेक न्यूट्रल विद मॉनिटर डायरेक्टली अहेड टू प्रिवेंट टर्न योर नेक। तो आपका जो नेक है उसको आप न्यूट्रल रखें, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद कीप योर मॉनिटर एट लीस्ट आर्म लेंथ डिस्टेंस, यानी कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे हम स्कूल प्रेयर में रखते हैं ना, वन एंड डिस्टेंस, तो इस तरह से एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए या फिर 20 से 30 इंच की दूरी पे होना चाहिए। मैक्सिमाइज कॉन्टैक्ट ऑफ योर बैक अगेंस्ट द बैक रेस्ट ऑफ द चेयर, तो आप ऐसे इस तरह से पीछे होके कमर को टिका के बैठे अपनी चेयर से, तो कमर जो है आपकी वो टच होनी चाहिए चेयर से, ताकि आप कंफर्टेबली बैठ पाए। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्ट हाइट ऑफ आर्म रेस्ट सो दैट योर एल्बोज आर एट 100 टू 110 डिग्रीज ओपन एंगल। तो आपकी जो एल्बोज है वो 100 से 110 डिग्री के एंगल पे खुली हुई होनी चाहिए। प्लेस कीबोर्ड एट स्लाइट नेगेटिव टिल्ट इफ यू आर सिटिंग अपराइट। तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर बैठे हैं तो कीबोर्ड थोड़ा सा टिल्ट होकर रखना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद व्हाइल टाइपिंग कीप योर हैंड स्लाइटली लोअर देन एल्बोज विद फिंगर्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स एट द फ्लोर। तो आप अपने हाथों को थोड़ा सा एल्बो से नीचे की तरफ रखिए जब आप टाइपिंग कर रहे हो। उसके बाद मिनिमाइज एनी ट्विस्टिंग ऑफ योर रिस्ट फ्रॉम साइड टू साइड और अप एंड डाउन। तो आपकी जो रिस्ट है वो टाइपिंग करते समय ट्विस्ट ना हो जाए, उसका भी आप ध्यान रखिए। यूज अ कीबोर्ड पाम रेस्ट एज नीडेड ओनली व्हेन यू आर नॉट टाइपिंग। तो जब आप टाइपिंग नहीं कर रहे हो तो कीबोर्ड के लिए एक पाम का रेस्ट होना चाहिए, यानी कि आपकी जो हथेली है उसको आप जहाँ पे टिका सको। डू नॉट रेस्ट योर रिस्ट व्हेन टाइपिंग, इट लीड्स टू रिस्ट स्ट्रेन। जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो तब आप अपनी रिस्ट को आराम ना दें, क्योंकि इससे आपको और स्ट्रेन होगा और आपको दुखन होगी।
अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम के बारे में। ये क्या होता है? इसको हम रिपीटिशन स्ट्रेन इंजरी भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में आरएसआई कहते हैं। इसकी भी फुल फॉर्म सीधे एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकती है कि आरएसआई की फुल फॉर्म क्या है? रिपीटिशन स्ट्रेन इंजरी। इसका मतलब क्या होता है? इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर अ रेंज ऑफ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्कम्फर्ट और परसिस्टेंट पेन इन मसल्स, टेंडन्स एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज विद और विदाउट फिजिकल मैनिफेस्टेशंस। तो आपने कोई भी ऐसा फिजिकल काम नहीं किया जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आपकी मसल्स में या फिर किसी भी सॉफ्ट टिश्यू में प्रॉब्लम हो रही है या फिर पेन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिपीटिशन स्ट्रेन इंजरी। ये होती क्यों है? ये होती है काम की वजह से एंड इज एसोसिएटेड विद रिपीटेटिव मूवमेंट, सस्टेन्ड और कंस्ट्रेंड पोस्चर्स और फोर्सफुल मूवमेंट्स। क्योंकि देखो अभी मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंड पोस्चर में बैठा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा भी ऐसे या फिर ऐसे आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आवाज आपके पास क्लियरली नहीं जाएगी। तो मेरा फिलहाल काम ही ऐसा है कि जिस पोजीशन में मैं अभी बैठा हूँ मुझे ऐसे ही बैठना पड़ेगा अगले 1 घंटे और। तो इसकी वजह से मुझे रिपीटिशन स्ट्रेन इंजरी हो सकती है। So, psychosocial factors including stress in the working environment may be important in the development of occupational overuse syndrome. तो वर्क एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेस है या फिर कह सकते हैं कि जो वर्क लोड है एम्प्लॉयज के ऊपर, इसकी वजह से भी ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम हो सकता है। बात करते हैं स्ट्रेन इन लेग्स एंड फीट के बारे में। तो जब भी हम बैठते हैं बहुत ही लंबे समय तक काम के लिए, तो उससे हमारे लेग्स में भी स्ट्रेन हो सकता है। Position your desk chair to sit comfortably with your feet flat on the floor and your lower legs vertical. तो आपका जो legs का lower part है वो vertically होना चाहिए और आपके जो पैर हैं वो जमीन पे टिकने चाहिए फ्लैट बिल्कुल। Use the foot rest for more support. आप foot rest का यूज कर सकते हो। Make sure that there is enough space to change position and stretch your legs out every now and then too. तो इनफ स्पेस होना चाहिए ताकि आप अपनी लेग्स को इधर उधर जब भी चाहो मूवमेंट करा सको। चलिए, आई स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं, आँखों के बारे में। तो कंप्यूटर्स की जो ब्राइट लाइट है, ग्लेयर है या फिर फ्लिकरिंग इमेजेस हैं, उनसे हमारी आई में स्ट्रेन हो सकता है एंड विजुअल फटीग हो सकता है, यानी कि देखने में हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है एक छोटे से टाइम के लिए। व्हेन यू कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन द स्क्रीन, यू फॉरगेट अबाउट ब्लिंकिंग योर आईज़, दैट कैन कॉज़ ऑफ ड्राइंग आईज़। तो जब आप बहुत ज़्यादा समय तक स्क्रीन पे फोकस कर रहे हो, तो हो सकता है आप आँखों को ब्लिंक करना ही भूल जाओ, उससे कि हमारी आईज़ जो है वो ड्राई हो सकती हैं। ठीक है? सो कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय पुअर लाइटिंग एंड ग्लेयर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो अगर मान लीजिए लाइटिंग पुअर है आपके वर्क स्पेस में या फिर स्क्रीन पे ग्लेयर आ रहा है या मतलब रिफ्लेक्शन टाइप आ रहा है किसी भी लाइट का, तो उससे हमें ये कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम हो सकता है। बोथ ऑफ these factors place strain in user की eyes and causes blurry vision, burning or watering eyes, headaches and in some instances shoulder and neck pain। तो इन सबसे हमें सर दर्द हो सकता है, आईज में बर्निंग या फिर वाटरिंग हो सकती है, ब्लरी विजन हो सकता है, ठीक है? और नेक में भी पेन हो सकता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर योर आई हेल्थ, स्पेसिफिकली वियर एंटी ग्लेयर ग्लासेस टू वर्क ऑन कंप्यूटर। तो आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस का यूज कर सकते हो और अपनी आई हेल्थ का ख्याल रखें। चलिए, तो अगर आपको रिस्क ऑफ विजुअल प्रॉब्लम्स को कम करना है, तो वो कैसे करोगे? एडजस्ट द ब्राइटनेस ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन टू सेव योर आईज। ठीक है, ब्राइटनेस को आप कम कर सकते हो या फिर ज्यादा कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। रिपोजिशन द स्क्रीन टू अवॉइड ग्लेयर फ्रॉम लाइट्स और विंडोज। तो मान लीजिए किसी भी लाइट से या फिर विंडो से कोई रिफ्लेक्शन आपकी आंखें पड़ रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन पे टकरा के, तो आप थोड़ी सी स्क्रीन को एडजस्ट कर लो ताकि वो रिफ्लेक्शन ना आए। सो कीप अ प्रॉपर विजन डिस्टेंस फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन एंड ब्लिंक योर आईज इन एन इंटरवल। तो आप एक प्रॉपर डिस्टेंस रखिए स्क्रीन से और बीच बीच में आप आंखों को ब्लिंक करते रहिए। स्क्रीन को साफ रखिए एंड यूज अ डेस्क लैम्प टू मेक इट इजियर टू सी। ठीक है? गिव योर आईज पीरियोडिक ब्रेक्स फ्रॉम द स्क्रीन एंड परफॉर्म फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। आप ब्लिंकिंग करते रहिए और थोड़ा-थोड़ा ब्रेक भी लीजिए स्क्रीन से। लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन इनटू द डिस्टेंस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स टू रिलैक्स योर आईज। तो थोड़े-थोड़े समय के लिए आप स्क्रीन से कहीं और देख लीजिए, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, और ताकि आपको थोड़ा ब्रेक मिले। फोकस ऑन समथिंग 30 मीटर्स अवे फॉर 30 सेकंड्स एवरी 30 मिनट्स। तो हर एक आधे घंटे में आपको कोई चीज़ पे फ़ोकस करना है जो कि आपसे 30 मीटर की दूरी पे है और 30 सेकंड तक आपको उसी को देखना है, हर एक आधे घंटे के इंटरवल पे। हेड एक्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि सर दर्द। तो क्यों हो सकता है ये? ड्यू टू मसल टेंशन और पेन इन द नेक। तो अगर आपकी नेक वगैरह में पेन है या फिर मसल में कुछ टेंशन हो रही है, ठीक है? तो उससे भी हमें सर दर्द हो सकता है। तो स्ट्रेन ऑन द आईज़ और विज़न प्रॉब्लम कैन कॉज़ हेडेक। अटेंड रेगुलर आई एग्ज़ाम टू
वर्क टुवर्ड करेक्टिंग एनी विजन प्रॉब्लम, तो आप रेगुलरली आई का एग्जाम कराइए अपना। ट्राई योर बेस्ट टू कीप योर नेक स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर एंड टेक ब्रेक्स, तो नेक को आप स्ट्रेट रखिए कंप्यूटर के सामने और बीच में ब्रेक्स लेते रहिए। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, तो अगर आप बहुत ज्यादा समय गुजार रहे हो कंप्यूटर्स पे तो इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और एक्सरसाइज भी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ सकता है। बच्चों में देखा जा रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इन जनरल इज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू ओबेसिटी, तो बच्चों में भी ओबेसिटी का मेजर जो रीजन है वो कंप्यूटर्स ही माना जा रहा है। यू शुड टेक अ ब्रेक एंड ट्राई टू स्क्वीज इन सम एक्सरसाइज अंटिल यू गो बैक टू वर्क, तो जब भी आप वर्क से थोड़ा सा ब्रेक लें तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करें ताकि आप मोटापे की तरफ ना बढ़ पाए। स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, ये क्या होते हैं? देखो, टेक्नोलॉजी जो है हमारे बिहेवियर इमोशंस पे भी इम्पैक्ट करती है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कंप्यूटर्स में बी accompanied by poor health and increased pressure on you in your workplace which may lead to stress, तो जब आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर का यूज करते हो तो आपकी हेल्थ तो खराब होगी ही होगी, और जो आपको आपका बॉस प्रेशर डाल रहा है अलग से उससे आपको स्ट्रेस हो सकता है। The longer the stress untreated, the greater the chance of contracting more serious health problems. तो जब तक आप स्ट्रेस को ठीक नहीं करोगे तो आपको और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, आई साइट वीक हो जाती है, तो ये सारे हमारे स्ट्रेस से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखो, stress can lead to decreased attention span, lack of concentration, dizziness and becoming easily burned out, तो ये सारी चीजें स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। इंजरीज फ्रॉम लैपटॉप यूज, लैपटॉप को इस्तेमाल करने से भी कोई समस्या होती है? हाँ भाई, बिल्कुल सकती है। द ग्रोइंग यूज ऑफ लैपटॉप्स कॉज मोर पेन एंड स्ट्रेन, ठीक है। लैपटॉप्स आर डिजाइन्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ यूज, इन प्रेजेंट डे इंडिविजुअल्स यूज टू यूज लैपटॉप्स ओवर डेस्कटॉप मोर फ्रीक्वेंटली ड्यू टू कन्वीनियंस। तो देखो, लैपटॉप को डिजाइन किया गया था छोटे समय तक के काम के लिए, लेकिन अभी क्योंकि लैपटॉप्स को हम कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, तो आप सिंपल सी बात सोचिए, जब मेरे पास लैपटॉप है और ये सारे काम कर सकता है जो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर कर सकता है, तो मैं क्यों खर्चा करूंगा डेस्कटॉप लेने में? और जबकि मैं लैपटॉप को कॉलेज भी लेके जा सकता हूँ, फिर घर पे अभी मैं आया हुआ हूँ तो घर पे भी मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है। तो इसलिए हम लोग लैपटॉप्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। So in laptop, the screen and keyboard are very close together, and there is really no right way to use a laptop, because if you position the screen at the right height for your back and neck, it will cause you have to lift your arms and shoulders too high to use it, and vice versa. तो देखो, क्योंकि स्क्रीन के जस्ट पास हमारा कीबोर्ड होता है लैपटॉप के अंदर, तो जो हमने भी राइट तरीका पढ़ा था कंप्यूटर का यूज करने का वो हम कभी अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्क्रीन हमेशा कीबोर्ड से जुड़ी हुई है, और जब भी आपको काम करना है कीबोर्ड पे तो आपके एल्बोज ऊपर रहेंगे और हैंड्स नीचे रहेंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ समझ गए ना आप बात को। तो जो चीज मैंने आपको हमें बताई थी वो नहीं हो पाएगी। So it will cause you to lift your arms and shoulders too high to use it and vice versa, तो आपको शोल्डर को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा तभी आप ऐसे काम कर पाओगे लैपटॉप पे। ठीक है, चलिए। It will probably cause a problem. To overcome this problem, you may use desktop that is set up ergonomically correct while working for long hours. तो अगर आप बहुत ज्यादा समय तक काम कर रहे हो तो आप डेस्कटॉप का यूज करें इंस्टेड ऑफ लैपटॉप। या फिर मैं एक सॉल्यूशन दूंगा, आप अलग से एक कीबोर्ड परचेज कर सकते हो, तो वो आप लैपटॉप से कनेक्ट कर लो, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, सो आर्टिफिशियल लाइटिंग फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन कैन ट्रिक योर ब्रेन एंड सप्रेस इट्स रिलीज ऑफ मेलेटोनिन सब्सटेंस दैट असिस्ट योर स्लीपिंग पैटर्न्स। तो क्या होता है, आपने भी ये चीज पढ़ी हुई कि जैसे ब्लू लाइट हमारे कंप्यूटर से निकलती है उससे हमारा स्लीपिंग पैटर्न खराब होता है। जैसे हम रात में कंप्यूटर्स को देखते हैं तो जो दिन में हमारी सनलाइट है वो हमारा माइंड सोचता है कि ये जो रेज आ रही है ये सन वाली रेज है, तो उससे क्या होता है कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न खराब हो जाता है। सो इससे क्या, टू टैकल दिस, रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग अ कंप्यूटर राइट बिफोर गोइंग टू बेड, तो इसलिए आप सोने से पहले कंप्यूटर को यूज ना करें। हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर कंप्यूटर वर्कप्लेस, तो कंप्यूटर वर्कप्लेस के लिए कुछ सेफ्टी और हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन यानी कि मॉनिटर को क्या होना चाहिए? यूज द मॉडर्न एलईडी मॉनिटर्स ऑफ लेजिबल साइज विद एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स एंड लाइंस। तो जो मॉडर्न एलईडी मॉनिटर्स आते हैं, पहले कैसे आते थे? पहले आते थे सीआरटी, तो वो जो मोटे-मोटे कंप्यूटर्स होते थे, मोटे-मोटे मॉनिटर्स, तो वो आप यूज़ ना करें, आप मॉडर्न एलईडी मॉनिटर्स को यूज़ करें जिनका साइज़ ठीक-ठाक हो और उनके जो कैरेक्टर्स हैं और लाइन्स उनके बीच में स्पेस ठीक-ठाक हो। जो इमेज है स्क्रीन पे शुड बी स्टेबल विथ नो फ्लिकरिंग और फॉर्म्स ऑफ इंस्टेबिलिटी। आपके स्कूल्स में भी ऐसा होता होगा कि बहुत ही पुराने ज़माने के कंप्यूटर होंगे और जो
स्क्रीन वो फ्लिकर कर रही होती है, मतलब फड़फड़ा रही होती है स्क्रीन भी, है ना? तो ये सब नहीं होना चाहिए। कीबोर्ड क्या है? द कीबोर्ड शुड टिल्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द स्क्रीन टू फाइंड अ कंफर्टेबल वर्किंग पोजीशन। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको ये चीज। एंड अवॉइड फटीग इन आर्म्स और हैंड्स, ठीक है? द स्पेस इन फ्रंट ऑफ कीबोर्ड मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हैंड्स एंड आर्म्स ऑफ द यूजर। तो कीबोर्ड के साथ जो मेरा स्पेस है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए, ताकि मैं अपने हाथों को और आर्म्स को अच्छे से सपोर्ट दे पाऊं, रेस्ट दे पाऊं। नॉइज एंड हीट, तो जो हमारा इक्विपमेंट है, कोई भी इक्विपमेंट है, उससे हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा अटेंशन बना रहे अपने काम पे। नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स में प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। तो अगर नॉइज अनअवॉइडेबल है तो आप नॉइज कैंसलेशन ईयरफोन्स का यूज कर सकते हो। वर्क सरफेस, तो जो आपकी वर्क डेस्क है वो सफिशिएंटली लार्ज होनी चाहिए, बड़ी डेस्क होनी चाहिए, लो रिफ्लेक्टेंस होनी चाहिए उसमें, ताकि कोई भी लाइट है तो उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे ना पड़े। एंड अलाउ अ फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट ऑफ द स्क्रीन, कीबोर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। तो आप ठीक से वहां पे अरेंज कर पाओ अपने सारे की सारी चीजों को, जैसे स्क्रीन हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप यूज करते हो वो वहां पे ठीक से रखे जाने चाहिए। द डॉक्यूमेंट होल्डर शैल बी स्टेबल एंड एडजस्टेबल so as to minimize the need for uncomfortable hand and eye movements। जो आपका डॉक्यूमेंट होल्डर है वो भी स्टेबल होना चाहिए और आप उसको एडजस्ट कर पाओ, इस तरह से डिजाइन होना चाहिए ताकि आप अपना हेड और आई का मूवमेंट ज्यादा अनकंफर्टेबल ना करना पड़े आपको। वर्क चेयर, जिस चेयर पे बैठ के आप काम कर रहे हो, स्टेबल होनी चाहिए एंड अलाउ द यूजर टू मूव इजिली एंड फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन। तो आप चेयर को ठीक से एडजस्ट कर पाओ, इधर उधर मूव कर पाओ, ताकि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में काम कर सको। इट शुड बी एडजस्टेबल इन हाइट, हाइट भी आप उसकी एडजस्ट कर पाओ, जैसे आपके कंप्यूटर लैब्स में होती भी होंगी। स्कूल्स में तो ज्यादातर, मेरे स्कूल में तो नहीं थी कंफर्टेबल हाइट वाली, लेकिन कॉलेज में है। The user's feet must be placed flat on the floor or a footrest should be used। तो जो हमारे पैर हैं वो फ्लैट होने चाहिए फ्लोर पे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्पेस रिक्वायरमेंट्स, तो वर्कस्टेशन शुड बी डिजाइन्ड टू प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूजर टू चेंज पोजीशन एंड वेरी मूवमेंट्स। द यूजर शुड हैव इनफ स्पेस फॉर द इक्विपमेंट दे यूज। तो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए ताकि वो हर एक इक्विपमेंट को अच्छे से यूज कर पाओ। ठीक है, चलिए। लाइटिंग जो है, देयर मस्ट बी सेटिस्फैक्टरी लाइटिंग कंडीशन होनी चाहिए, और विद अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द स्क्रीन एंड बैकग्राउंड एनवायरनमेंट। तो जो हमारा बैकग्राउंड है और जो हमारी स्क्रीन है, तो उन दोनों में बीच में इंटरफेरेंस ना हो। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि पीछे विंडो है, वहां से लाइट आ रही है और मैं स्क्रीन को नहीं देख पा रहा, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। पॉसिबल डिस्टर्बिंग ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन ऑन द स्क्रीन और अदर इक्विपमेंट शुड बी प्रिवेंटेड। तो कोई भी ग्लेयर या फिर रिफ्लेक्शन हमारी स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए। तो जो हमारे रिफ्लेक्शन एंड ग्लेयर होता है उसके बारे में देख लेते हैं। वर्क स्टेशन शुड बी डिजाइन्ड सो दैट सोर्सेस ऑफ लाइट सच एज विंडोज एंड अदर ओपनिंग्स, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसिड वॉल्स एंड ब्राइटली कलर्ड फिक्सचर्स और वॉल्स cause no direct glare and no distracting reflections on the screen। तो हमारा जो वर्क स्टेशन है, जो हमारी ऑफिस है, उसको हमें इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि जितने भी लाइट के सोर्सेज हैं, जो हमारी विंडोज हो गई या फिर कोई भी ओपनिंग हो गई, हमारी जो दीवारें हैं अगर वो ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसल्यूसेंट यानी कि जिसमें से लाइट आ रही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर वॉल्स पे बहुत ज्यादा ब्राइट कलर है, तो उससे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे या फिर हमारे विजन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। विंडोज कैन बी फिटेड विद अ suitable सिस्टम ऑफ एडजस्टेबल कवरिंग टू attenuate द डे लाइट दैट फॉल्स ऑन द वर्कस्टेशन। तो एक ठीक सी उसमें कवरिंग होनी चाहिए ताकि आप उसको एडजस्टेबल बना सको। चलिए, क्वेश्चंस व्हाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, तो जब भी आप किसी भी कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क सेफली ऑन कंप्यूटर, ठीक है। द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड जस्ट बाय वॉकिंग ऑन द कारपेट कैन डैमेज योर कंप्यूटर कंपोनेंट। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो जनरेट होती है केवल कारपेट में चलने से, कहाँ पे जनरेट होती है? हमारे पैरों में ना, मतलब हमारी बॉडी में जब भी आप कहीं भी चलते हो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है, जो कि आप आगे 11th 12th में पढ़ने वाले हो। तो उससे भी आपका कंप्यूटर कंपोनेंट खराब हो सकता है। A battery backup system is the best way to protect against power outage as it provides the system with constant voltage। तो एक बैटरी बैकअप सिस्टम भी होना चाहिए ताकि अगर पावर कट हो तो आपकी चीजें खराब ना हो। Remove rings, watches and necklaces while working on the computer। These ornaments are often made of conductive metals which can damage computer components by striking them। Static electricity, तो अभी जैसे मैंने static electricity की बात की, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। वो वाला आपने पढ़ा होगा जरूर कि हमने बालों पे कंघा किया और उसके बाद
कागज के कुछ टुकड़े हमने लिए और उन पे जब हम कंघे को लेके आते हैं तो वो कंघे से चिपक जाते हैं, है ना? तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक करंट, स्टैटिक चार्ज होता है। तो जो हमारी वॉचेस, रिंग्स या फिर नेकलेसेस हैं, उनको आप अवॉइड करें कंप्यूटर को यूज़ करते टाइम, क्योंकि वहाँ से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और आपका कंप्यूटर का कंपोनेंट खराब हो सकता है। Unplug all power sources and cables from the computer. If you are working with plugged-in computer, then it might damage your hardware. Word processors will overheat within 7 seconds if heatsink is not attached. तो आपके जितने भी पावर सोर्सेज हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, आप सभी को अनप्लग कीजिए, क्योंकि अगर आप प्लग्ड इन कंप्यूटर से काम कर रहे हो तो वो आपके हार्डवेयर को डैमेज कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। वॉच आउट फॉर कॉर्ड्स एंड वायर्स। तो आपके जो वायर्स हैं, तो लूज कॉर्ड्स एंड वायर्स कैन कॉज हैजार्ड एंड इवन इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। तो अगर आपके वायर्स लूज हैं या फिर कटे हुए हैं तो उनसे आपको इलेक्ट्रिसिटी का खतरा हो सकता है। इफ अ कॉर्ड और वायर विल क्रॉस अ पाथवे सेफ्टी, इट शुड बी मार्क इट विद हैजार्ड टेप। तो जहां भी अगर किसी भी चीज में हमें डाउट है कि यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो उस पे एक हैजार्ड का हम टेप लगा दें ताकि हमें पता चल जाए कि इससे हमें सावधान रहना है। Avoid water at all times when working with electricity. Never touch or try repairing any electrical equipment or circuit with wet hands. तो किसी भी चीज से आप हाथ ना लगाएं जबकि आपके हाथ गीले हैं। It increases the electrical conductivity of the body and flow of electrical circuits. तो अगर आप गीले हाथ उससे लगाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, किसकी? आपकी बॉडी की, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। आपको पता होगा कि वाटर जो है एक कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खैर ये केमिस्ट्री की बातें आ गई। तो वाटर हमारा कंडक्टर है, तो आप गीले हाथों से चीजों को इस्तेमाल ना करें जो कि इलेक्ट्रिकल चीजें हैं। हमारा आखिरी चैप्टर है प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंट और इमरजेंसी को समझते हैं। सबसे पहले एक्सीडेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा इवेंट जो कि अनप्लैन्ड है, अनकंट्रोल्ड है और अनफोर्सीन है, जिससे कि किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी सामान को इंजरी या फिर हार्म हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग इंजर्ड। तो कोई इंसान गिर गया और उसके चोटें लग गई, या फिर अ ग्लासवेयर आइटम दैट ब्रोक अपॉन बीइंग नॉक्ड ओवर। तो अगर हमने किसी कांच के सामान को ठीक से हैंडल नहीं किया और वो टूट गया, तो ये भी एक एक्सीडेंट का केस है। तो कोई भी ऐसा इवेंट जिसको ना तो हम प्लान कर सकते, ना कंट्रोल कर सकते और ना ही उसको फोरकास्ट या फिर प्रेडिक्ट कर सकते, उसी को हम एक्सीडेंट कहते हैं, जिससे कि लोगों को और सामान को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। सो इमरजेंसी क्या होता है? इज अ सीरियस और क्राइसिस सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। तो ऐसी सिचुएशन जिसको इमीडिएट एक्शन और अटेंशन चाहिए, उसको इमरजेंसी बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ कस्टमर हैविंग अ हार्ट अटैक और सडन आउटब्रेक ऑफ फायर इन योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इमीडिएट अटेंशन। तो क्या है कि मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो उसको तुरंत अटेंशन चाहिए और एक्शन चाहिए, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाइए। ठीक है। तो ये सारी चीजें इमरजेंसी के अंदर आती है। फिर आग लग गई कहीं पे, तो वो भी एक इमरजेंसी है। नोटिस एंड करेक्टली आइडेंटिफाई एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। तो अगर हम एक्सीडेंट्स और इमरजेंसी को ठीक से आइडेंटिफाई कर पाते हैं और नोटिस कर पाते हैं, तो हम अपने आप को और दूसरों को बचा सकेंगे, ठीक है, नुकसान होने से। तो आइए समझते हैं। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इमरजेंसी एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सीडेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप अवेयर होने चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस विल बी द बेस्ट गाइड इन दिस मैटर। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी पढ़ने के लिए। You should be able to identify such incidents in your organization and be aware of the procedures to tackle each form of accident and emergency. तो आपको पहचान होनी चाहिए कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्या है, मतलब उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और फिर आप उनको टैकल करने के तरीके ढूंढ सकते हो। ठीक है। गेट हेल्प प्रॉम्प्टली इन अ सूटेबल वे। तो कैसे आप हेल्प ले सकते हो? फॉलो द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। प्रोबब्ली एक्ट एज पर गाइडलाइंस। जो आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं कंपनी के द्वारा, आप उन्हीं के अनुसार काम कीजिए और आप अपने एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज को हैंडल कर सकते हो। एंश्योर दैट यू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड हेल्प एंड सपोर्ट एज लेड डाउन इन द पॉलिसीज। आप दूसरों को भी हेल्प दीजिए जो कि पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है। डू नॉट एक्ट आउटसाइड द गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज लेड डाउन फॉर योर रोल इवन इफ योर एक्शंस आर मोटिवेटेड बाय द बेस्ट इंटेंशन। बेशक आपका बेस्ट इंटेंशन है, लेकिन फिर भी आप पॉलिसी के बाहर काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उससे बाकी लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये इंसान क्या कर रहा है भाई, हमें तो कुछ ऐसा काम करना था लेकिन ये तो कुछ और कर रहा है।
तो इसलिए आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर ना जाएं। Remember, the only properly trained and certified professionals may be authorized to take decisions beyond the organization's policies and guidelines if the situation requires. तो जो गाइडलाइन के बाहर के जो डिसीजंस है वो केवल ऑथोराइज्ड लोग ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के डिसीजन ले लेगा, नहीं कि यार पॉलिसी गलत है और मैं सही हूँ, ये काम कर लो। तो नहीं, आपके पास अगर अथॉरिटी है तभी ही आप रेगुलेशंस या फिर पॉलिसीज के बाहर डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, आप कंपनी की पॉलिसी को फॉलो कीजिए। इफ समवन इज इंजर्ड डू नॉट एक्ट एज पर योर इम्पल्स और गट फीलिंग। तो जो आपकी गट फीलिंग या फिर आप अंदर की जो इच्छा है आप उनके अनुसार काम ना करें, जो कंपनी की पॉलिसी है आप उसके अनुसार काम करें। गो एज पर द प्रोसीजर्स laid down by the organization policy for tackling injuries. You need to stay calm and follow the prescribed procedure. तो आप धैर्य रखिए और जो भी प्रोसीजर्स आपको दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। एक्ट विद इन योर लिमिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट विद इन ऑथोराइज्ड लिमिट। प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू द इंजर्ड ओनली इफ यू आर सर्टिफाइड टू प्रोवाइड द नेसेसरी एड। ठीक है, तो अगर आप हेल्प करने में समर्थ हैं, अगर आप फर्स्ट एड वगैरह उसको प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ चीजें हैं जो आप उसके लिए काम आ सकती हैं इंजर्ड के लिए, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। अदरवाइज वेट फॉर द प्रोफेशनल्स टू अराइव। ठीक है, तो आप प्रोफेशनल्स का वेट करें जो उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, सो प्रोवाइड नेसेसरी सर्विसेज एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। उसके बाद फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीनियर स्टाफ हु आर ट्रेन्ड टू हैंडल पर्टिकुलर सिचुएशन। तो सीनियर्स की आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए क्योंकि उनको आपसे ज्यादा पता है कि कैसे आप इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। वर्क अंडर देयर सुपरविजन व्हेन हैंडलिंग एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। तो आप अपने सीनियर्स के सुपरविजन में काम करें जब आप एक्सीडेंट और इमरजेंसी को हैंडल कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स देख लेते हैं। सो ट्रिप एंड फॉल है, आप किसी भी चीज पर टकराए और गिर गए, है ना। सो कस्टमर्स और एम्प्लॉइज कैन ट्रिप ऑन केयरलेसली लेफ्ट लूज मटेरियल एंड फॉल डाउन। तो कोई भी मटेरियल जो आपने जमीन पे ऐसे ही छोड़ दिया उस पे आप टकरा के गिर सकते हो। स्टेज ट्रिपिंग ऑन लूज वायर्स, मान लीजिए तार पड़े हुए हैं उनमें आप फंसे और गिर गए। गुड्स लेफ्ट ऑन आइल्स। आइल्स मतलब जैसे अभी क्लासरूम है, क्लासरूम में सीट्स हैं, सीट्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, अगर वहां पे आपने कुछ चीज छोड़ दी तो वही तो एक स्पेस है निकलने का, वही आपने कुछ सामान रख दिया तो वहां पे भी आप टकरा सकते हो। एलिवेटेड थ्रेशोल्ड, तो जहाँ पे आप चल रहे हो, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा एलिवेशन अगर इधर उधर आता है तो वहां पे भी आप गिर सकते हो। दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट में रिजल्ट इन सिंपल ब्रिजेस टू सीरियस फ्रैक्चर्स। तो छोटी मोटी चोट भी लग सकती है या फिर सीरियस फ्रैक्चर भी हो सकता है। बात करें स्लिप एंड फॉल की, तो कोई भी ऑयल वगैरह गिर गया हमारे फर्श पे तो वहां से हम स्लिप कर सकते हैं। मेनली ड्यू टू वेट फ्लोर्स, स्पिलिंग ऑफ लिक्विड्स और थ्रोइंग ऑफ अदर स्लिप कॉजिंग मटेरियल ऑन द फ्लोर। तो कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा लिक्विड जिससे कि हम स्लिप कर सकते हैं, उससे हम जो है गिर सकते हैं। स्लिप एंड फॉल इज जनरली कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। तो ये हमारी गलतियों की वजह से ही होता है कि हमने नजरअंदाज कर दिया किसी भी चीज को। It can also be due to broken or uneven walking surface such as broken or loose floor tile. तो अगर मान लीजिए आपके फ्लोर की जो टाइल है वो टूट गई है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज, कोई सरफेस है हमारा अगर ब्रोकन है तो वहां से भी हम स्लिप कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, अ वेट फ्लोर साइन विल वार्न पीपल टू वॉक केयरफुली ऑन फ्रेशली मॉप्ड फ्लोर्स। ठीक है, तो वेट फ्लोर का साइन होना चाहिए आपके पास जहां भी फ्रेशली अभी पोंछा लगा हुआ है। अगर आपने देखा हो जैसे दिल्ली मेट्रो है तो वहां पे जब भी वो साफ सफाई करते हैं तो वेट फ्लोर का साइन बोर्ड लगा देते हैं। सो एक और एग्जांपल है, वॉच योर स्टेप साइन कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स ऑन अ स्टेयरकेस विद अ शार्प बेंड और वाइन वॉर्न अगेंस्ट अ लूज फ्लोर टाइल। तो जहां भी जो आपकी सीढ़ियां हैं वो बहुत ज्यादा, उनमें अगर गैप है सीढ़ियों में, ऊंचाइयों का हाइट वगैरह, तो वहां भी बोर्ड होते हैं वॉच योर स्टेप्स करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजरीज कॉज ड्यू टू एस्केलेटर और एलिवेटर, यानी कि एस्केलेटर कौन से होते हैं, एस्केलेटर यानी कि जो चलने वाली सीढ़ियां होती है, और एलिवेटर यानी कि लिफ्ट। तो इनसे भी कुछ एक्सीडेंट्स या फिर इंजरीज हो सकती हैं, जैसे कि ऑल्दो सच इंजरीज आर अनकॉमन, ज्यादातर नहीं होती हैं, लेकिन ये चिल्ड्रन, लेडीज और बड़े बूढ़े लोगों में हो जाती है कभी कभी। मतलब वो ठीक से कदम नहीं रख पाते हैं एलिवेटर पे या फिर एस्केलेटर पे, तो इंजरी हो सकती है। इंजरीज कैन बी कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑन एस्केलेटर्स एंड गेटिंग हर्ट। तो एस्केलेटर पे हम गिर गए तो चोट लग सकती है। पीपल में बी इंजर्ड इन एलिवेटर्स बाय फॉलिंग डाउन ड्यू टू सडन जर्किंग मूवमेंट ऑफ एलिवेटर और बाय ट्रिपिंग ऑन एलिवेटर्स थ्रेशोल्ड। तो क्या होता है कि जब भी हम जैसे लिफ्ट में जैसे ही पैर रखते हैं तो थोड़ा सा गैप होता है, बहुत ही छोटा सा गैप होता है, तो अगर आपका उसमें जूता थोड़ा सा फंस गया तो वहां भी आप गिर सकते हो। या फिर जब लिफ्ट थोड़ा सा ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है तो बहुत ही हल्का सा झटका लगता है,
उससे भी लोग गिर सकते हैं। दे मे ऑल्सो गेट स्टक इन एलिवेटर्स रिजल्टिंग इन पैनिक एंड ट्रॉमा। तो अगर मान लीजिए एलिवेटर बीच में रुक गया तो वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन उससे क्या है कि मेंटल हमारे ऊपर मेंटली एक बोझ सा बन जाता है कि क्या मैं निकल भी पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। एस्केलेटर्स एंड एलिवेटर्स शुड बी checked regularly for proper and safe functioning by the right person or department। तो अच्छे से डिपार्टमेंट या फिर पर्सन के द्वारा वो रेगुलरली चेक किए जाने चाहिए। इफ यू नोटिस एनी साइन ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ एस्केलेटर और एलिवेटर, इमीडिएटली इन्फॉर्म द राइट पर्सन। तो अगर आप कोई भी मेल फंक्शनिंग देख रहे हो कि भाई एलिवेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी कि लिफ्ट में हमारी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आप ये उसके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को जाके इन्फॉर्म कीजिए। चलिए, एक्सीडेंट ड्यू टू फॉलिंग ऑफ गुड्स। तो जब सामान इधर-उधर गिर जाता है तो उससे क्या एक्सीडेंट हो सकता है? गुड्स कैन फॉल ऑन पीपल फ्रॉम शेल्व्स और वॉल हैंगिंग्स एंड इंजर देम। तो कहीं से भी कोई अगर सामान गिरता है, दीवार पे कोई सामान लटका हुआ वही गिर गया तो उससे भी इंजरी हो सकती है। दिस टिपिकली हैपेंस इफ पीसेस ऑफ गुड्स हैव बीन पाइल्ड इम्प्रॉपर्ली और केप्ट इन एन इनअप्रोप्रिएट मैनर। तो अगर अगर आप उनको सामान को ठीक से नहीं रखते हो, तभी ये समस्याएं होती हैं। ऑलवेज चेक दैट पीसेस ऑफ गुड्स आर प्लेस्ड प्रॉपर्ली एंड सिक्योरली। आप हमेशा चेक करिए कि गुड्स ठीक से प्रॉपर्ली और सिक्योरली रखे गए हैं कि नहीं। एक्सीडेंट्स ड्यू टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो आपके जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ट्रॉली, तो उनसे भी कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि इम्प्रॉपरली केप्ट प्रॉप्स एंड लाइटिंग फिक्सचर्स कैन रिजल्ट इन एक्सीडेंट्स। तो आपके जो प्रॉप्स हैं यानी कि जो सपोर्ट वाली चीजें हैं, या फिर जो आपके लाइटिंग फिक्सचर्स हैं, जो आपने लाइटिंग वगैरह की हुई है, उससे भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेल्स कट कमिंग आउट डेंजरसली फ्रॉम प्रॉप्स कैन कॉज कट्स। तो कोई भी सपोर्टिंग चीज है, आपने वहां पे हाथ लगाया और लेकिन वहां से कोई ना कोई कील बाहर निकल रही है, तो आपके हाथ में कट लग गया। लूजली प्लग्ड इन लाइटिंग फिक्सचर्स कैन रिजल्ट इन इलेक्ट्रिकल शॉक्स। तो बिजली का भी झटका लग सकता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल चीजों को लूजली प्लग किया हुआ है। चलिए, हैंडलिंग एक्सीडेंट्स। तो एक्सीडेंट्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? सो अटेंड द इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली। तो जिस भी पर्सन को इंजरी हुई है, आप तुरंत उसके पास जाइए। डिपेंडिंग ऑन द लेवल एंड सीरियसनेस ऑफ द इंजरी, सी दैट द इंजर्ड पर्सन रिसीव्स फर्स्ट एड और मेडिकल हेल्प एट द अर्लीस्ट। तो आप पहले देखिए कि इंजरी कितनी सीरियस है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको फर्स्ट एड दीजिए और फिर मेडिकल हेल्प दिलवाइए। इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर। आप सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करिए, गिव डिटेल्स अबाउट द प्रोबेबल कॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंजरी। ठीक है। असिस्ट योर सुपरवाइजर को भी आप हेल्प कर सकते हो। इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट द एक्चुअल कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का कॉज आप ढूंढिए, निकालिए। हेल्प योर सुपरवाइजर टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस टू प्रिवेंट occurrences ऑफ सिमिलर एक्सीडेंट्स इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में सेम एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए आप काम कर सकते हो। चलिए, अब देखते हैं इमरजेंसी हैंडलिंग। तो इमरजेंसी को कैसे हैंडल कर सकते हैं? पहली चीज है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड शुड बी क्विकली एक्सेसिबल टू द एम्प्लॉइज। तो कोई भी जैसे इमरजेंसी आई तो जिसको भी इंजरी वगैरह हुई है, तुरंत उसको फर्स्ट एड दी जाए। इट शुड कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट आइटम्स फॉर द फर्स्ट एड रिक्वायर्ड टू डील विद कॉमन प्रॉब्लम्स सच एज कट्स, बर्न्स, हेडेक और मसल क्रैम्प। तो कट, बर्न, हेडेक, इन सारी चीजों से रिलेटेड जितने भी फर्स्ट एड में आइटम्स होने चाहिए, सारे फर्स्ट एड बॉक्स में अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो एम्प्लॉइज मस्ट बी प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस अबाउट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सच एज कीपिंग वाटर एंड फूड आइटम्स अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये तो मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ कि खाना पीना दूर रखना है इलेक्ट्रिकल चीजों से। इलेक्ट्रिकल स्टाफ एंड इंजीनियर शुड कैरी आउट रूटीन इंस्पेक्शन ऑफ ऑल वायरिंग टू मेक श्योर दैट देयर इज नो डैमेज ऑफ ब्रोकन वायर। तो आपके इलेक्ट्रिशियन या फिर इंजीनियर्स जो भी हैं, वो रेगुलर इंस्पेक्शन करें वायरिंग्स का, ताकि कोई भी डैमेज या फिर ब्रोकन वायर ना हो। तो अरे कोई नहीं, हाँ चलिए, ये वाली स्लाइड किसी काम की नहीं, आप छोड़ सकते हैं इसको क्योंकि ये सेम कंटेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट इवैक्यूएशन देखते हैं। तो किसी भी इमरजेंसी में जगह को खाली कराने का प्रोसेस इवैक्यूएशन होता है। तो प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और डिजास्टर इज कॉल्ड इवैक्यूएशन। यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, तो आप ये ना सोचें कि एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आ सकता है कि जब भी हम किसी भी जगह को खाली कराते हैं इमरजेंसी के केस में, तो उसको इवैक्यूएशन बोलते हैं। सो इट इज क्रिटिकल फॉर एम्प्लॉय, नोट कर लेना इस डेफिनेशन को मैंने अभी जो बोली, ठीक है। इट इज क्रिटिकल फॉर एम्प्लॉय टू नो who is the coordinator or authority to make decisions during emergencies। ठीक है। तो कुछ जनरल इवैक्यूएशन के प्रोसीजर हैं, जैसे कि लीव द प्रेमाइसेस इमीडिएटली एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट। तो आप नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट पे पहुंचे। अगर पॉसिबल है तो असिस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी टू मूव टुवर्ड्स द इमरजेंसी एग्जिट।
ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि कोई अगर डिसेबल्ड पर्सन है तो हम उसको हेल्प करके इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचा दें। यू मे कैरी योर हैंड हेल्ड बिलोंगिंग्स एज यू मूव टुवर्ड्स द इमरजेंसी एग्जिट। तो जो सामान आपके हाथ में है वो तो आप कम से कम बचा के ले जा सकते हो ना। डू नॉट कम बैक टू पिक अप योर बिलोंगिंग्स अनलेस द एरिया इज डिक्लेयर्ड सेफ। तो अपने सामान को उठाने वापस अंदर ना पहुंच जाएं जब तक कि वो एरिया सेफ ना हो जाए। चलिए, गाइड योर कस्टमर्स टू द इमरजेंसी एग्जिट। अगर आप किसी शॉप में काम करते हो तो कस्टमर्स को भी आप लेके जाइए साथ में। डू नॉट यूज द एस्केलेटर और एलिवेटर। लिफ्ट और एस्केलेटर का यूज तो करना ही नहीं है टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग एंड गेटिंग ट्रैप्ड। मान लो कि अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है, इमरजेंसी है और आप लिफ्ट का यूज कर रहे हो और लिफ्ट ही खराब हो गई, फंस गई, फिर क्या कर लोगे? इन केस देयर इज पावर फेलियर यूज द स्टेयर्स। तो स्टेयर्स का यूज करें। गो टू द इमरजेंसी असेंबली एरिया। तो मतलब हर एक कंपनी का पहले से असेंबली एरिया डेजिग्नेटेड होता है कि हम जब भी एवैक्यूएशन कराएंगे तो हमें यहाँ पे इकट्ठा होना है। So assembly area is the place where the employees are required to assemble after evacuation. इसको भी नोट कर लेना, फिर से बोल देता हूँ। Assembly area is the place where employees are required to assemble after the evacuation. Check if any of your colleagues are missing or immediately inform the person concerned. तो जैसे ही आपको लगे कि कोई इंसान गायब है तो आप तुरंत ही अथॉरिटीज को बताइए। ठीक है। फायर हैजार्ड में क्या होता है कि आग वगैरह अगर लग जाती है किसी वर्क प्लेस में तो हमें क्या करना होता है? सो वर्क प्लेस फायर्स आर ऑल्सो कॉमनली कॉज्ड बाई इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल और कंबस्टिबल डस्ट। जो हमारा इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है जिसमें आग लग सकती है, तो उसकी वजह से हमारे पास वर्क प्लेस में फायर्स जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं फायर को? ऑल एम्प्लॉइज मस्ट नो वेयर द फायर एक्सटिंग्विशर्स आर लोकेटेड एंड हाउ टू प्रॉपर्ली यूज देम। तो हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ-कहाँ पे अवेलेबल है हमारी कंपनी में और कैसे उनको यूज़ करना है। फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फर्स्ट एड स्टेशन शुड बी क्लियरली मार्क्ड विद साइंस। तो फर्स्ट एड के जो स्टेशंस हैं, जो प्रॉपर जगह हैं और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उन पे प्रॉपर्ली साइन बने होने चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, कहीं आप पहचान ही नहीं पा रहे उसको। ठीक है? डू नॉट यूज़ इन्फ्लेमेबल मटेरियल नियर इलेक्ट्रिकल पैनल, स्विचेस, लिफ्ट ट्रक्स और एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप ज्वलनशील चीज़ों का यूज़ ना करें। ठीक है? डू नॉट ब्लॉक और स्टैक मटेरियल अगेंस्ट डोर्स व्हिच वुड प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली इन इवेंट ऑफ फायर। तो आप डोर्स को हमेशा क्लीन और मतलब ब्लॉक ना करें कभी भी डोर्स को, क्योंकि अगर आग लगती है कभी तो आप इवैक्यूएट नहीं कर पाओगे वहाँ से। नेवर ब्लॉक एक्सेस टू एग्जिस्ट। तो जो आपकी एग्जिट्स हैं, तो वहाँ पे आप कभी भी ब्लॉकेज ना करें। फायर एक्सटिंग्विशर्स को आप कभी भी उनका एक्सेस ब्लॉक ना करें, इलेक्ट्रिकल स्विचेस का और पैनल्स का। ठीक है? डू नॉट यूज़ फ्लेमेबल मटेरियल नियर इलेक्ट्रिकल पैनल्स, स्विचेस, लिफ्ट ट्रक्स और एनी इक्विपमेंट। ये दोबारा पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं। उसके बाद मेक श्योर ऑल इक्विपमेंट इज प्रॉपर्ली ग्राउंडेड। ठीक है? उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली। रिपोर्ट योर सुपरवाइजर एनी डिफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल फायर प्रिवेंशन और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो किसी भी इक्विपमेंट में अगर कोई भी खराबी आपको दिखती है तो तुरंत आप अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट कीजिए। अब आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड इग्निशन सोर्सेस। तो जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको हमने क्लासिफाई किया है चार कैटेगरीज में, सॉरी चार कैटेगरीज में। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए क्या होता है? जैसे कि वुड, क्लॉथ, पेपर हो गया, जो कि खुद से इग्नाइट नहीं कर पाएंगे, जो कि खुद से उनमें आग नहीं लगेगी, लेकिन जब आप उनको हीट सोर्स से एक्सेस कराओगे तो उनमें आग लग जाएगी। सो विल कंटिन्यू टू बर्न वंस एक्सपोज्ड टू अ हीट सोर्स। ठीक है? क्लास बी में क्या होता है? ऑल लिक्विड ग्रीस एंड गैस मटेरियल्स दैट बर्न व्हेन एक्सपोज्ड टू इग्निशन सोर्सेस। तो जब भी आप कोई माचिस की तीली क्लास बी मटेरियल के पास लेके आओगे तो वो जल जाएगा, जैसे कि लिक्विड ग्रीस और गैस मटेरियल। चलिए, क्लास सी में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं ये। दीज मटेरियल्स कॉजेस फायर वेरी क्विकली एंड प्रेजेंट अ सीरियस रिस्क ऑफ आर्क फ्लैश। तो जो हमारे क्लास सी मटेरियल होते हैं ये खुद से भी आग प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर इनमें कोई खराबी होती है तो। क्लास डी में क्या होता है? एनी मटेरियल दैट आर वोलेटाइल एंड एबल टू क्विकली इग्नाइट सच एज मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम। तो ये क्या होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि सेंसिटिव होते हैं एक तरह से, और बहुत ही जल्दी ये आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। और सोडियम का तो आपको पता भी होगा कि अगर हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें हैं ये। चलिए, अब इग्निशन सोर्सेज की बात करें तो इसमें ओपन फ्लेम जैसे गैस ओवंस, लाइटर्स इन स्मोकिंग एरियाज और वेल्डिंग टॉर्चेस। तो ये सोर्सेज हैं जिनकी वजह से आग लग सकती है। ठीक है?
Sparks from wood or metal source are other types of equipment. Heat sources such as combustion engines, space heaters और ovens, तो ये भी हमारे लिए ignition का source बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल इग्निशन फ्रॉम केमिकल्स दैट कंबस्ट अंडर नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर, तो जो हमारे केमिकल्स हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आग लग जाती है, तो वो भी हमारे लिए इग्निशन का सोर्स की तरह काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर सभी को पता है, एक ऐसा यंत्र है जिससे हम आग बुझा सकते हैं। सो एक ये प्रोटेक्शन डिवाइस होता है दैट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर्स। इट इज अ सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल containing an agent which can be discharged to extinguish a fire। तो इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे कि हम तुरंत के तुरंत उसको बाहर निकाल सकते हैं और फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इमरजेंसीज के लिए कुछ फर्स्ट एड की टिप्स दी हुई हैं, वो पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स कॉज काउंटलेस इंजरीज, बहुत सारी इंजरीज ये प्रोड्यूस करते हैं। इंजरी कुड बी मिनिमाइज्ड एंड मेनी लाइव्स कैन बी सेव्ड इफ प्रॉपर रेस्क्यू टेक्निक्स एंड ट्रीटमेंट आर यूज्ड। अगर आप प्रॉपर रेस्क्यू टेक्निक्स और ट्रीटमेंट का यूज करते हो तो आप बहुत सारी लाइव्स को बचा सकते हो। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स में अकर एट एनी टाइम और प्लेस, तो कहीं भी और कहीं भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। टाइमली रेस्पॉन्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स इज अ मेजर कंसर्न, तो आप टाइम से रेस्पॉन्स कीजिए और ट्रीट कीजिए विक्टिम्स को। When an electrical accident occurs due to the effect of muscle cramping, a victim is often incapable of moving or releasing the electrical conductor। तो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो क्या होता है, मसल्स में क्रैम्प हो जाते हैं और वो जो इंसान है वो मूव नहीं कर पाता है या फिर वो अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है। There should always be an emergency response planned for scheduled electrical maintenance और work। ठीक है, तो आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकल इंजरी से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक्स देख लेते हैं। तो पहला है अप्रोचिंग द एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट को कैसे अप्रोच करना है। नेवर रश इनटू एन एक्सीडेंट सिचुएशन, तो ऐसा नहीं कि भाग के आप घुस रहे हो उसमें अचानक से। कॉल 108 एज सून एज पॉसिबल, तो आप 108 कॉल करो। अप्रोच द एक्सीडेंट प्लेस कॉशियसली, आप ध्यान से वहां पे जाइए। ऐसा ना हो कि आप दौड़ के गए, रश करके गए और आप ही उससे चिपक गए साथ में। उसके बाद एग्जामिनिंग द सीन, सीन को आप एग्जामिन कीजिए। विजुअली एग्जामिन विक्टिम्स टू डिटरमाइन इफ दे आर इन कांटेक्ट विद द एनर्जाइज्ड कंडक्टर, आप चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में है, अभी भी उन्होंने वो कंडक्टर टच किया हुआ है जो कि इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में है। मेटल सर्फेसेस ऑब्जेक्ट्स नियर द विक्टिम इटसेल्फ मे बी एनर्जाइज्ड, तो जो आपका विक्टिम है उसके आसपास जितने भी मेटल सर्फेस है उनमें भी एनर्जी हो सकती है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डू नॉट टच द विक्टिम और कंडक्टिव सरफेस व्हाइल दे आर एनर्जाइज्ड, तो आप विक्टिम को या फिर किसी भी कंडक्टिव सरफेस को टच ना करें जबकि उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इफ पॉसिबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक्स देख लेते हैं जो कि हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट है हैजार्ड एंड सॉल्यूशन। तो बी अलर्ट फॉर हैजार्ड सच एज हीटेड सरफेस एंड फायर। इन केस यू कैन नॉट स्विच ऑफ द पावर सोर्स, टेक एक्सट्रीम केयर। अगर आप पावर सोर्स को ऑफ नहीं कर पाते हो तो बहुत ही सावधानी से वहां पे काम करें। एंश्योर योर हैंड्स एंड फीट आर ड्राई, तो आप गीले हाथ पैर लेके तो ना जाए क्योंकि वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज ग्लव्स एंड शूज, स्टैंड ऑन अ क्लीन ड्राई सरफेस, तो आप ग्लव्स और शूज पहने और सूखे हुए सरफेस पे खड़े हो। हाई वोल्टेज अगर है वहां पे तो स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। सो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए जैसे ग्लव्स एंड शूज। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एड, तो कैसे आप फर्स्ट एड दोगे किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉक के विक्टिम को। तो उसको हो सकता है सीपीआर की जरूरत पड़े जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन बोलते हैं। उसके बाद इफ द विक्टिम इज ब्रीथिंग एंड हैज अ हार्ट बीट, गिव फर्स्ट एड फॉर इंजरीज एंड ट्रीट फॉर शॉक, तो अगर वो सांस ले रहा है और हार्ट बीट उसकी चल रही है तो आप उसको जो भी इंजरीज हुई है उनके लिए आप उसको फर्स्ट एड दे दीजिए। एंश्योर द विक्टिम गेट्स मेडिकल केयर एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उसको मेडिकल केयर दीजिए। फिजिशियन अटेंडिंग द विक्टिम मस्ट हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू प्रॉपर्ली डायग्नोज एंड केयर फॉर द विक्टिम, तो जिस फिजिशियन को आप बुला रहे हो उसको आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दीजिए कैसे किस तरह से इसको करंट लगा है ताकि वो ठीक से उसको डायग्नोज कर सके। चलिए, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म और सिलेबस भी आपका इसी के साथ होता है खत्म। थैंक यू।